बोले श्याम प्यारे की जय। श्याम रूप कलयुग में कृष्ण मुरारी का, क्या कहना मेरे बाबा लखदातारी का। श्याम रूप कलयुग में कृष्ण मुरारी का, क्या कहना मेरे बाबा लखदातारी का। शीश पे मुकुट नैन कजरारे, जो कोई आए इन्हें निहारे। शीश पे मुकुट नैन कजरारे, जो कोई आए इन्हें निहारे। गजब नजारा इनकी सूरत प्यारी का, क्या कहना मेरे बाबा लखदातारी का। बोले श्याम प्यारे की जय। दूसरी बात है, देखो एज अ पंजाबी पर्सन हम बचपन से खाटू श्याम जी नहीं गए। किसी ने इंट्रोड्यूस किया अराउंड 10 years बैक। पहली बार मैं खाटू श्याम जी गया और वो भी मेरे एक फ्रेंड के पड़ोसी जा रहे थे। हम उनके साथ एज ए ग्रुप गए, काफ़ी समय पहले की बात है। वहाँ जाने के बाद एक लगाव होता है बाबा से, तो वो होने लगा। धीरे धीरे रेगुलरली जाने लग गए, लोगों के साथ जुड़ने लग गए जो खाटू श्याम जी को मानते थे। कुछ चमत्कार हुए, चमत्कार एज इन की कुछ सोचा और सोचने से पहले ही वो काम हो गया। बाबा को बोला कि ये बाबा काम करना है और जब तक दिल्ली पहुंचे तब तक वो काम हो गया। तो इस तरीके की चीज़ों से अपने आप ही बाबा से जुड़ गए। और देखो कलयुग का कन्हैया उन्हें कहा जाता ही है, तो इसीलिए भजन का नाम भी यही है कि श्याम रूप कलयुग में कृष्ण मुरारी का। एक गाना गाना बहुत आसान काम है, उसके लिए जो आध्यात्मिक रूप से उस चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है। ओके। जैसे गाना गाने के लिए मेरे को क्या सुर सीखने हैं, मैंने सीखा 3 साल 4 साल क्लासिकल सीखा, म्यूजिक सीखा, लेकिन अगर मेरे अंदर भाव ही नहीं है और मैं भजन गाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं गाना गा रहा हूँ, भजन नहीं गा रहा हूँ। लास्ट डे गुरु जी माँ सरस्वती को अगरबत्ती दिखा रहे थे, मतलब ही वाज डूइंग पूजा एट दैट मोमेंट। पता नहीं गुरु जी को क्या हुआ, अचानक से पीछे मुड़े और पीछे मुड़ के कहते कि जतिन तुम ना भजन गाना। और जैसे आज अलग अलग भजन सिंगर्स का नाम है, तुम्हारा भी ऐसे नाम हो जाएगा। वाह। मैं कहता हूँ वो बड़ा अजीब था, बिकॉज मैं उस दिन सोच कर गया था कि आज मैं गुरु जी को बोल दूंगा कि मेरे से अब नहीं हो पा रहा, अब मैं नहीं सीख पाऊंगा। एंड लिटरली मेरे को आज मैं उस बात को कहता हूँ कि वो गुरु जी के शब्द नहीं थे, वो माँ सरस्वती जी के शब्द थे, क्योंकि ही वॉज डूइंग पूजा ऑफ माँ सरस्वती। उसके बाद मैंने कभी म्यूजिक को नहीं छोड़ा। एंड दैट्स द हिस्ट्री। साउंड की बात करते हैं, आवाज़ की बात करते हैं, मेहनत किस तरह की लगती है और चैलेंजेस कैसे आते हैं जब एक रॉ लड़का या लड़की जब अपने आवाज़ को मॉड्यूलिंग करना, पॉलिश करना, रियाज के थ्रू स्टार्ट करते हैं, तो किस तरह के प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो? प्रॉब्लम्स एज इन, देखो सबसे पहली बात जब मैंने बोला जो सबका बेस है वो क्लासिकल है, म्यूज़िक है। अब लोग कोई यूट्यूब से भी सीख सकता है, कोई गुरुजी से सीख सकता है। बहुत सारे ऑप्शंस और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आज के लोगों के पास आ चुके हैं जिससे लोग इजीली इस चीज़ तक पहुंच सकते हैं। अब हम बात करते हैं सरगम की। लोग सा रे गा मा प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। सरगम तो यही है, यही 7 सुर हैं। 7 नहीं होते, वैसे 12 होते हैं। सो जेडी भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग वेलकम टू आवर पॉडकास्ट शो। थैंक यू मच। सबसे पहले तो पाजी बहुत सुंदर लग रहे हो, दिस लुक आई लव इट। थैंक यू, आपकी परछाई है। तो हमेशा मतलब इस प्रॉपर लुक में रहते हो ताकि लोग आपको बोले कि हाँ जेडी सूफी को जो हमने यूट्यूब पे देखा था वही भाई है हमारे। मोस्टली ऐसे ही रहते हैं। ऑब्वियसली वी हैव आवर पर्सनल लाइफ ऑल्सो, हम थोड़ा पर्सनल लाइफ में अपने जैसे लोग आम लोग रहते हैं वैसे भी रहते हैं, बट ऑब्वियसली आर्टिस्ट इज ऑल अबाउट पीपल एंड द ऑडियंस, राइट? जैसा वो हमको देखना चाहते हैं वैसे रहते हैं। अमेजिंग। सबसे पहले तो मैं व्यूअर्स को ही बताना चाहूँगा मैं मिला कैसे अबाउट द खाटू श्याम जी। मैं काफ़ी सारे व्यूअर्स ऑलरेडी जानते हैं, आई एम फ्रॉम द रूट्स ऑफ खाटू श्याम जी। सो भजन स्क्रॉल करते करते आई गॉट टू नो अबाउट यू और आपसे फिर कांटेक्ट हुआ। सर बहुत अमेजिंग भजन, मतलब पता चल रहा था कि कोई खाटू का दीवाना खाटू की लीला बता रहा है। तो आप प्लीज़ सबसे पहले आपसे बहुत कुछ पूछना है, जानना है, 2 लाइन्स हमारे व्यूअर्स के लिए ताकि हम उनको बता पाए कि आपका गाना है क्या बेसिकली। ओके। जय श्री श्याम।
श्याम रूप कलयुग में कृष्ण मुरारी का, क्या कहना मेरे बाबा लखदातारी का। श्याम रूप कलयुग में कृष्ण मुरारी का, क्या कहना मेरे बाबा लखदातारी का। शीश पे मुकुट नैन कजरारे, जो कोई आए इन्हें निहारे, गजब नजारा इनकी सूरत प्यारी का, क्या कहना मेरे बाबा लखदातारी का। बोले श्याम प्यारे की जय। अमेजिंग, थैंक यू। जितने भी सर आज तक बड़े बड़े सिंगर्स को और आपको सुनते आए हैं, हर किसी के ना हर प्रोजेक्ट, हर सिंगिंग, हर एल्बम, हर सॉन्ग के पीछे कहानी होती है। आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया इस गाने के लिए? क्योंकि मैं ये आपसे सॉरी एक क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ना मेरे हिसाब से ना लोग आजकल ट्रेंड के हिसाब से चल रहे हैं। जिस स्पीड से कुछ लोग देवी देवता बदलते हैं ना, उस स्पीड से लोग सॉन्ग्स भी चेंज कर रहे हैं। मैंने आपके प्लेटफॉर्म पे देखा था, कई पोर्टल्स पे आपको देखा, आपने प्रभु शिव जिसका आप बहुत मानते हैं उनके बारे में भी गाने गाए, जगदम्बा माँ के बारे में गाए। खाटू श्याम जी की स्टोरी, इनकी इंस्पिरेशन और एक किक होती है ना हर आर्टिस्ट के पीछे, वो क्या थी इसके लिए? देखो खाटू श्याम जी, ऑब्वियसली बात है, देखो एज अ पंजाबी पर्सन हम बचपन से खाटू श्याम जी नहीं गए। किसी ने इंट्रोड्यूस किया अराउंड 10 years बैक, पहली बार मैं खाटू श्याम जी गया, और वो भी मेरे एक फ्रेंड के पड़ोसी जा रहे थे। हम उनके साथ एज ए ग्रुप गए, काफ़ी समय पहले की बात है। वहाँ जाने के बाद एक लगाव होता है बाबा से, तो वो होने लगा। धीरे धीरे रेगुलरली जाने लग गए, लोगों के साथ जुड़ने लग गए जो खाटू श्याम जी को मानते थे। खुद चमत्कार हुए, चमत्कार एज इन की कुछ सोचा और सोचने से पहले ही वो काम हो गया। बाबा को बोला कि ये बाबा काम करना है, और जब तक दिल्ली पहुंचे तब तक वो काम हो गया। तो इस तरीके की चीज़ों से अपने आप ही बाबा से जुड़ गए। और देखो कलयुग का कन्हैया उन्हें कहा जाता ही है, तो इसीलिए भजन का नाम भी यही है कि श्याम रूप कलयुग में कृष्ण मुरारी का। तो जब सर ये गाने आप लोग गाते हैं तो मैं ऑल्दो आई एम अ पॉडकास्टर, मैं वो चीज़ कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो इंस्पायर क्या चीज़ करती है? मतलब पहले आप लोग कुछ चीज़ के बारे में इमेज बनाते हैं अपने दिमाग में, कोई भाव आता है? क्योंकि थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद, इस तरह के पॉडकास्ट करने के बाद ना, मुझे कुछ गुरुओं ने ज्ञान दिया कि ना भक्ति का मार्ग हर किसी के लिए अलग तरीके का है। कोई माला जप के, कोई भक्ति करके, कोई हवन करके, तो कोई भज के। और मैंने सुना है कि जो लोग भजन कीर्तन करते हैं ना, कहते हैं, जैसे मैंने लीला सुनी थी कि रावण ने अपने जो भी उन्होंने इंस्ट्रूमेंट प्ले किया उससे साक्षात जगत के पिता को खुश किया। तो आपके लिए ये माध्यम क्या है और आप कनेक्ट कैसे कर पाते हैं हर एल्बम या हर सॉन्ग से पहले उनको? देखो जहाँ तक बात करते हैं भजन की, तो जैसे इंसान का शरीर भोजन के बिना नहीं चल सकता, वैसे ही आत्मा भजन के बिना नहीं चल सकती। इसीलिए भजन और भोजन की जो स्पेलिंग है उसमें सिर्फ ओ की मात्रा का फर्क होता है। राइट। पेट दोनों से बढ़ता है, एक से शरीर का, एक से आत्मा का। क्या वो डिपेंड करता है कि इंसान किस तरफ जा रहा है। अगर आप भौतिक दुनिया में जाते हैं तो आप भोजन की तरफ भागते हैं, लेकिन आप आध्यात्मिक दुनिया में जाते हैं तो आप भजन की तरफ भागते हैं। और भजन आपको हर चीज दिला सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना, हमारे हिंदू धर्म में वैसे भी राम का नाम है, जो राम का नाम लेते हैं वो जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। राम का नाम मतलब इज नॉट जस्ट अ पर्टिकुलर नेम राम, इट्स ऑल अबाउट दी भावना, आपके भजन, राइट। और हमारे हिंदू धर्म में तो जीवन की शुरुआत में भी राम का नाम लिया जाता है और जीवन के अंत में भी राम का नाम लिया जाता है। कोई पैदा होता है तब भी हम भजन करते हैं, कोई जाता है तब भी हम राम का नाम भजते हैं, राम राम करते हुए ही जाते हैं, उसको विदाई भी राम राम करते हुए। तो भजन का एक बहुत ही अच्छा महत्व है। और जहाँ तक बात है बैठकर भजन करना, मेरे हिसाब से अगर आप मेडिटेट करते हैं, आप ध्यान लगाते हैं, तो शायद आपका ध्यान लगने में समय लगेगा, लेकिन जब आप भजन करते हैं तो आपका ध्यान पहले शब्द से लगना शुरू हो जाता है। ये मेरा मानना है। क्योंकि अब जब आप मेडिटेट करते हैं, कुछ लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है मेडिटेट करने के लिए, दे नीड साइलेंस, उनको हल्का सा भी आवाज आ रही है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बट भजन में तो कोई डिस्ट्रैक्शन है ही नहीं, इट्स ऑल अबाउट म्यूजिक। आप भजन करते करते नाच भी सकते हैं, अपने आध्यात्म उसमें रहते हैं। जैसे कि बहुत सारे संस्थाओं में ऐसा होता है, लोग नाचते हैं, गाते हैं, उसी को भजन कहते हैं। भजन करने का भी अलग अलग तरीका है। कोई सिर्फ गा के भजन कर रहा है, कोई सिर्फ ताली बजा के भजन कर रहा है। अगर मेरे को गाना नहीं आता तो मैं ताली बजा के भी तो उस भजन को भज सकता हूँ, सिर्फ जरूरी नहीं है मैं उसको गाऊंगा। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से भजन ये है। तो जेडी भाई की, जैसे हर किसी की लाइफ की एक स्टोरी है, जेडी भाई की स्टोरी क्या रही? पंजाबी मुंडा, भजन का मार्ग अपनाना, और एग्जैक्टली भजन की, क्योंकि जैसे अभी जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है ना अबाउट पंजाबी सिंगर्स और बैक टू बैक
हम बड़े बड़े सिंगर्स का नाम हम ले सकते हैं, तो उससे हटके एक अलग तरह का अचीवमेंट, ये पाथ कैसे मिला? देखो, ये सबसे पहली बात तो संस्कार यानी जो घर वालों ने हमें सिखाया। मेरे शुरुआत से मेरे घर में बहुत ही आध्यात्मिक माहौल है, पूजा पाठ का माहौल है। मेरी मम्मी दिन रात पूजा पाठ करती हैं। अच्छा, शुरुआत से मैं ऑब्वियसली बात है म्यूजिक करना चाहता था। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, वो भी आपको बताऊंगा। ऑब्वियसली बात है कि कोई भी पेरेंट्स आपको अलाउ नहीं करते जब आप ऐसा जीवन में कुछ करना चाहते हैं, और अलाउ इसलिए भी नहीं करते क्योंकि उनके जीवन में उनको लगता है कि शायद आगे जाके सक्सेसफुल होगा, नहीं होगा, क्या प्रॉब्लम आएगी। दे ऑल वांट अस टू बी हैप्पी इन आवर लाइफ, राइट? दैट्स व्हाई पेरेंट्स हमें चाहते हैं कि हम पढ़ाई करें। हमने पढ़ाई भी करी, लेकिन जब आए म्यूजिक पर तो 10th के बाद मैंने म्यूजिक थोड़ा सीखना शुरू किया। बिफोर दैट आई वाज डूइंग एवरीथिंग, मतलब लाइक इन स्कूल्स में जो हम अपना अलग अलग कॉम्पिटिशन्स और इन सब वो करते हैं। सो जब म्यूजिक सीखना शुरू करा तो मेरे गुरुजी श्री अनिरुद्ध पांडे जी, जिनका आज बर्थडे भी है वैसे, एंड we are doing this podcast on his birthday. I was about to go to Vrindavan with him today, but हम यहाँ पर हैं, right? So उन्होंने सिखाना शुरू करा। आज मैं क्लियरली कह सकता हूँ whatsoever I am because of my गुरुजी and my parents. अगर मेरे पेरेंट्स सपोर्ट ना करते, मेरे गुरुजी मुझे ना सपोर्ट करते, ना सिखाते, तो आज जेडी सूफी का कोई वजूद नहीं होता। सबसे बड़ी बात, अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले की, जब मैं पैदा हुआ मेरी दादी यूज्ड टू कॉल मी शिव जी। उन्होंने मेरा एक निक नेम रखा था शिव जी। उनको मन था, मतलब आई वॉज जस्ट 3 years old जब मेरी दादी दुनिया में नहीं रही, लेकिन वो मेरे को शिव जी कहती थी तो शायद, और रोज शिव मंदिर लेकर जाती थी, तो शायद इसीलिए भगवान शिव का एक खास आशीर्वाद मुझे मिला। एंड मेरा नाम ही जतिन रखा गया फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग। एंड जब मैंने बाद में सर्च किया कि जतिन का मतलब क्या होता है, तो जतिन का मतलब होता है जटाधारी। जिसकी जटाएं हो उसको जतिन कहा जाता है, या इट्स अ सेकंड नेम ऑफ शिव जी ऑल्सो। सो वो शुरुआत से एक अलग ही ब्लेसिंग रही है। और जहां तक बात है, कुछ लोग मुझसे ये पूछते भी हैं कि आपने मतलब जतिन तो ठीक है, जेडी भी ठीक है, इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ योर नेम जतिन दिलावरी, बट व्हाई सूफी? सो कभी कभार कई लोग बोलते हैं कि सूफी मत लिखिए, आप कुछ और लिख दीजिए। वो उसको एक अलग धर्म से जोड़ते हैं, जो कि मैं बोलता हूँ कि नहीं, सूफी का मतलब इट्स जस्ट अ नेम फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सूफी का मतलब प्योरिटी होता है, नथिंग एल्स। इट्स नॉट एट ऑल रिलेटेड टू एनी रिलीजन, नाइदर हिंदुइज्म, नाइदर मुस्लिम, नथिंग। वो सिर्फ एक शब्द है जिसका मतलब है प्योरिटी। और यहाँ मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, जितने भी सिंगर्स हैं सब अपना कुछ फीचरिंग नेम रखते हैं, राइट? तो मेरा एक मन था जेडी सूफी रखने का, तो मैंने जेडी सूफी रख लिया, इट्स जस्ट अ फीचरिंग नेम। हम जब सूफी देखते हैं, या हम गूगल भी करेंगे ना, हमारे कोई भी व्यूअर गूगल करेंगे तो कुछ लोग दिखाई देंगे, दे आर टोटली फ्री फ्रॉम एवरीथिंग, जस्ट डांसिंग एंड रिवॉल्विंग, राइट? इस तरह दैट इज सूफी। सूफी मीन्स, अब आपने गाना सुना है तेरी दीवानी, तेरी दीवानी को हम सूफी सॉन्ग बोलते हैं। हाँ, सूफी सॉन्ग। बट यू नो व्हाई? क्योंकि एक तो सूफी का मतलब एक मेल आदमी फीमेल वर्ड्स गा रहा है। ओके। तेरी दीवानी, जितने भी सूफी वो हैं, वो सब एक मेल आदमी ने फीमेल वर्ड्स गाए हैं। और सूफी का मतलब ये है, आप उसको चाहे अपने प्रेम के लिए गा रहे हो, चाहे उसके लिए गा रहे हो, वो दोनों के लिए काम करता है। क्या बात है। दैट इज सूफी। नित खैर मंगा सोनिया में तेरी दुआ ना कोई होर मंग दी। अ मेल पर्सन इज सिंगिंग फीमेल वर्ड्स। और अब या आप अपने प्रेमिका के लिए, अपने प्रेम के लिए, किसी के लिए गाएं या प्रभु के लिए गाएं, वो दोनों के लिए बराबर है। दैट इज व्हाट इट इज। तो बेसिकली ये कनेक्ट करने का तरीका है। यस, अमेजिंग। जिसको लोग गलत सोचते हैं। अभी बल्कि मैं एक बहुत ही खास वो बताता हूँ। आई वॉज इन अ प्रोग्राम, वहाँ पर एक आध्यात्मिक गुरुजी आए हुए थे। मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे उनका नाम याद भी नहीं है और मुझे करना भी नहीं है। okay. उन्होंने मेरे एंटर करते उन्होंने कहा कि आप बहुत सुंदर लगते हैं। वो ही वॉज ऑन स्टेज एंड मेरे उसके बाद मेरा गाना था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़ है, बहुत खूबसूरत आपका वेश वो है, लेकिन मुझे आपका नाम अच्छा नहीं लगता, आप अपना नाम जेडी शिव रखिए। ओके। तो मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मैंने उनको बाद में जवाब देना चाहा कि देखो, जेडी शिव रखूं कि जेडी सूफी रखूं कि कुछ भी रखूं, उससे मेरे आध्यात्म में, मेरी आवाज़ में, मेरे किसी में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हमारे यहाँ पे बहुत बहुत नाम हुए हैं और उनकी वजह से आज पूरी दुनिया रोटी खा रही है, राइट? उनकी वजह से दुनिया कमा रही है। हमारे
जो मेरे इंस्पिरेशन भी हैं, जो कि नरेंद्र चंचल जी. ही वॉज नॉट नरेंद्र चंचल, हिज नेम वॉज नरेंद्र कुमार. चंचल इज किसी का आपने कभी सुना है कि किसी की कास्ट चंचल हो? नहीं. इट्स अ फीचरिंग नेम. तो सूफी इज अ फीचरिंग नेम फॉर मी. अब मैं उसके अंदर शिव लगाऊं या JDXYZ रखूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ये मेरा मानना है. तो पाथ सर, बहुत सारे हो सकता है सिंगर्स या वॉनबी सिंगर्स ये पॉडकास्ट देख रहे हो, आप उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? क्योंकि ना मेरे को ये लगता है, इनफैक्ट मैं खुद को उसमें इंक्लूड करूंगा, मेरे को ये लगता है कि मेरे को बाकी लोगों का नहीं पता, काफ़ी हद तक इंडियंस और जो स्पेशली जो 16-17 साल से 25 साल तक का एक एज ग्रुप होता है ना, सब या तो बाथरूम सिंगर होते हैं या फिर लाइफ में कभी ना कभी सिंगर एज अ करियर उन्होंने चूज किया होगा. तो JD सूफी जी का, आपका इस हॉबी को अपने करियर में, इसमें फर्क किस हिसाब से दिखाई दिया कि ये आपकी हॉबी थी? क्योंकि मेरे को लगता है कि हॉबी और इस पैशन में ना फर्क है, लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, फंसे हुए हैं आज भी कई तरह के लोग. तो आपको रास्ता क्या समझ में आया कि नहीं, ये मेरी हॉबी नहीं है, मेरा पैशन है ये? देखो, पैशन की तो बात है. मैं कहता हूँ पैशन अगर आपका प्रोफेशन बन जाए तो कभी आप जीवन में मार नहीं खाएंगे. बिल्कुल, ये इस बात की गारंटी है. अगर आप जीवन में मैं पढ़ाई अच्छे से कर लेता हूँ, लेकिन क्या गारंटी कि मेरे को जॉब मिलेगा? राइट. या क्या गारंटी कि मैं जॉब लूंगा भी तो मेरे को बहुत अच्छा सेटिस्फैक्टरी जॉब मिल जाएगा अपनी लाइफ का? मैं वीरू सहस्त्र बुद्धि बन जाऊंगा, राइट, 3 Idiots वाला. राइट. इट्स नॉट पॉसिबल. मेरे पास बड़ी कार होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा. लेकिन अगर मैं अपनी लाइफ में अपने पैशन के हिसाब से जी रहा हूं, मेरे को सब कुछ मिलेगा और मेरे को मिल रहा है. मेरे पास मतलब हमने कभी जीवन में सोचा भी नहीं था कि हमारे पास क्या होगा. एक कांच से हीरा बनाया प्रभु ने. सोच भी नहीं सकते थे. मतलब मैं बोलना भी नहीं चाहता और मैं बोल भी नहीं सकता कि प्रभु ने मिट्टी को सोना बनाया और वो सोना अब आपके सामने है. अभी भी तप रहा है, अभी भी कुछ ना कुछ और बनने की उसमें है. जहां तक बात है लोगों की, जो लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, देखो वो होता ना हिम्मते मर्दा, मैं कहता हूँ हिम्मते मर्दा मददे राम. जो हिम्मत करेगा, जो काम करेगा, उसको राम पार लगाएंगे ही लगाएंगे. काम मिलेगा ही मिलेगा. अपने आप को प्रॉब्लम सिर्फ पता है कहाँ जाती है? प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है किसी इंसान को खींचना, नीचे लाना बड़ा आसान है, ऊपर करना बड़ा मुश्किल है. तो लोग वैसे भी सपोर्ट इजीली करते नहीं है. मेरे को भी नहीं किया था. मतलब मैं जब लोगों को बोलता था, मैं रिश्तेदारों को बोलता था, मेरे एक बहुत पहले की बात है, मेरे बहुत मतलब दूर के चाचा जी, ही लिव्स इन हॉलैंड, तो वो भी जरूर इस पॉडकास्ट को देखेंगे तो उन्हें याद होगा. बहुत साल पहले वो आए, हॉलैंड से आए थे. तो उनको लगा कि बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल, पूछे. तो उन्होंने मुझसे पूछा आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा भजन गा रहा हूँ. कह रहे वो तो अच्छी बात है, लेकिन कर क्या रहे हो? ओके. अकॉर्डिंग टू देम, बिकॉज दे लिव्स इन हॉलैंड, सो उनका कहना है कि ये कोई प्रोफेशन थोड़ी हो सकता है. भजन करना अच्छी बात है, लेकिन काम क्या कर रहे हो? मैंने कहा यही कर रहा हूं. उनके लिए कोई काम ही नहीं है. लेकिन जब उन्होंने मेरे को सुना लाइव, तो आज वो मेरे हर चीज को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, प्यार देते हैं. और मेरे पेरेंट्स के साथ भी ऐसा हुआ है कि मेरे पेरेंट्स, ऑब्वियसली बात है, कोई भी पेरेंट आपको इतनी इजीली आपको किसी अपना पैशन फॉलो करने नहीं दे सकता. हाँ, दे कैन सपोर्ट यू, लाइक कि आप सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, आप समझो, लेकिन साथ में पढ़ाई करो और जॉब करो या कुछ अच्छा पैशन या काम करो. वो कभी भी आपको सिंगर नहीं बनना दे चाहते, क्योंकि उनको पता है कि इट्स अ वेरी डाइसी जॉब. मे बी आप सक्सेसफुल होंगे, मे बी आप सक्सेसफुल. हाँ, क्योंकि ना मेरे को लगता है इंडियन फैमिलीज का मैंने नोटिस किया, इनफैक्ट द पॉडकास्ट थिंग ऑल्सो, आप अगर किसी और को देख रहे हो ना, आप परफॉर्म करते हुए JD सूफी को देख रहे हो, सोनू निगम को देख रहे हो, जुबिन नौटियाल, अरिजीत सिंह, किसी को भी देख रहे हो, तो वो उसकी तारीफ करेंगे, ताली बजाएंगे, लेकिन वो अपने घर के बच्चे को नहीं चाहते कि उसके अंदर जाइए. रीजन क्या है सर इसके पीछे? इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ उनका डर है. डर इस चीज का कि मेरा बच्चा सक्सेसफुल ना हो पाया तो क्या होगा. क्यों? क्योंकि वो एक बहुत ही डाइसी उसमें जा रहा है. जॉब का मतलब उन्होंने पढ़ाई कर ली, 90s में नंबर आ गए, अच्छा वो कर लिया, तो वो कहते हैं शायद इसको अपना वो जॉब ना मिल पाए जो जॉब लाइफ में चाहता हो, लेकिन हाँ ये खा लेगा, कमा लेगा और जीवन में कुछ ना कुछ तो कर लेगा. लेकिन उनको लगता है अगर सिंगर बन गया और सक्सेसफुल नहीं हुआ, राइट, तो क्या करेगा? ट्रेन में गाएगा. राइट. मतलब दे डोंट हैव दिस ना कि वो समझ नहीं पाते हैं. लेकिन हाँ, जिस दिन उनका ये डर खत्म हो जाता है, जैसे मैं अपने पेरेंट्स का बताता हूँ, माय पेरेंट्स
यूज्ड टू बी लाइक दिस कि हारमोनियम नहीं लेना, ये नहीं करना, जिस लाइन में जाना नहीं है उस लाइन का हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं कहता दैट्स फाइन। मैंने खुद करना को शुरू करा, खुद सीखना शुरू करा, अपनी पॉकेट मनी सीखना शुरू करा। फिर उन्होंने धीरे धीरे थोड़ा सपोर्ट दिखाया। आज मेरे वही पेरेंट्स हैं कि मेरे को कॉल आता है कि आपके पापा का मैं दोस्त हूँ और मुझे प्रोग्राम कराना है, आपके पापा से नंबर लिया है। और वो लोग, मेरे पापा का फिर पीछे से फ़ोन आता है कि मैंने उनको नंबर दिया था, एक बार बात कर लेना। तो आज वो सपोर्ट, वो चीज़ वो दिखती है। माई मदर इज़ गिविंग नंबर्स टू एवरीबडी कि हाँ आप बात करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हैं। वो पेरेंट्स तब करते हैं जब उनको पता चल जाता है कि हाँ ये मेरा बेटा अब सक्सेसफुल हो रहा है या उसकी कगार पर है। तो आप इसमें मेरा यही क्वेश्चन है कि इसको जितने भी हमारे अपकमिंग सिंगर्स या वॉनाबी सिंगर्स जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, वो अपनी लाइफ के जो 12th पास होने के बाद या सो कॉल्ड कॉलेज पास होने के बाद एक क्वेश्चन मार्क दिमाग में है कि इसको हॉबी या पैशन उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे। तो आपके हिसाब से क्या है? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मुझे कभी कभार गाना पसंद है, ओके, एंड मेरी आवाज़ लेट्स से अच्छी भी है, तो किसी को इसको एज अ प्रोफेशन ऑल ऑफ द सडन चूज कर लेना चाहिए अगर वो कुछ नहीं कर रहा लाइफ में, या फिर एक किक होती है कि नहीं यार मुझे तो करना है तो सिर्फ ये करना है? क्योंकि इसके अंदर भी सर क्वेश्चन ये रेज होता है, मैं कुछ अपने रिलेटिव्स को जानता हूँ जिनका एक बेटा है, उसकी आवाज़ अच्छी नहीं है, नोबडी लाइक्स दैट, बट वो पागल है एंड ही इज डिस्ट्रॉइंग हिज करियर। वो आई थिंक 27-28 की एज में है। तो ये प्रॉब्लम क्या, लोग निकल क्यों नहीं पा रहे हैं इससे? और उनके लिए आप बताना क्या चाहोगे कि बाहर निकलो अगर तुम्हारे लिए नहीं है तो? नहीं, इसकी भी दो चीज़ें हैं। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आपको लग रहा है उसकी आवाज़ अच्छी नहीं है, या लेकिन उसके लिए तो बहुत अच्छी है ना। अभी आपने खुद थोड़ी देर पहले बोला बाथरूम सिंगर तो सारे ही होते हैं, तकरीबन सारे ही बाथरूम सिंगर होते हैं, सबको अपनी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। राइट। बात प्रोफेशनल बनने की सिर्फ इतनी है, अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सिचुएशन देखनी कि अभी आपकी सिचुएशन क्या है। ओके, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अगर आपको पहले अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है और आप कहें नहीं जी मैं तो म्यूजिक करूंगा और मेरा काम अभी नहीं भी बन रहा है, तो फिर वो बेवकूफ़ी है। क्यों? क्योंकि अगर आप घर पे पैसा नहीं ला पा रहे हैं, आप जॉब नहीं कर पा रहे हैं और आप सिर्फ म्यूजिक के पीछे भाग रहे हैं, तो म्यूजिक तब आपको मेरे हिसाब से कुछ नहीं देगा। अगर आप अपने पेरेंट्स से लड़के म्यूजिक करना चाह रहे हैं तो माँ सरस्वती है, वो पेरेंट्स के बाद आती है। प्रभु हैं, वो पेरेंट्स के बाद आते हैं मेरे हिसाब से भी। भगवान भी पेरेंट्स के बाद आते हैं, तो उनसे लड़कर तो नहीं जा सकते इसके पीछे, हाँ उनके सपोर्ट से जा सकते हैं। उनके सपोर्ट से जाएंगे तो सब कुछ बन जाएगा। अब जहां तक बात है प्रोफेशनल बनने की, तो आजकल एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबको सब कुछ क्विक चाहिए। दे वांट एवरीथिंग लाइक दिस, लाइक स्विगी जोमेटो, ऑब्वियसली ब्लिंकिट, दे वांट एवरीथिंग इन 5 minutes. They don't want to give efforts to their music. They don't want to, उनके लिए क्लासिकल म्यूजिक सीखना तो ऐसा हो गया कि क्लासिकल म्यूजिक वो कौन सीखेगा? उसमें तो सालों लगते हैं। गुरुजी तो पहले 1 महीना सा ही कराते रहेंगे। उनको तो चाहिए हमारे गुरुजी के पास भी आज भी लोग आते हैं और वो सीधा आके बोलते हैं गुरुजी गाना सीखना है, ये गाना सीखना है, मतलब पर्टिकुलर गाना, ये आजकल नया गाना आया ये सिखा दो, ये गाना आया ये सिखा दो। इफ यू डोंट नो द बेसिक्स, आपको ABCD नहीं आता है पर मैं चाहता हूं कि आप एक बुक लिख दें, वो भी इन इंग्लिश, हाउ इज इट पॉसिबल? मैं किसी तरीके से आपको रटवा भी सकता हूं कि चलो आपका नाम आपको लिखना बता दो, आपको इंग्लिश नहीं भी आती, आप एक उसकी तरह एक आर्ट की तरह उसको याद कर लेंगे, लेकिन आप अपना ही लिख पाएंगे, फिर किसी और का नाम नहीं लिख पाएंगे। बिल्कुल राइट। तो सबसे पहले तो म्यूजिक सीखना बहुत जरूरी है। मैंने खुद प्रभाकर किया इंडियन वोकल क्लासिकल में। ओके, क्लासिकल सीखा, समझा, फ्रॉम 10th क्लास मैंने स्टार्ट किया। जब हो गया उसके बाद मैंने अपना प्रोफेशनल काम शुरू करा। ओके, हाँ, ऐसा नहीं कि हम बस घर से निकले और गाना शुरू हो गया और बस कुछ भी हो गया, इट्स इम्पॉसिबल। तो जो लोग अब करना चाह रहे हैं उनको सबसे पहले काम करना चाहिए, सीखना चाहिए। आपने बोला पैशन है, हॉबी है, बहुत अच्छी बात है, बट इफ आई वॉन्ट टू मेक दैट प्रोफेशन, तो प्रोफेशन बनाने के लिए प्रोफेशनल काम भी तो करना पड़ेगा। डॉक्टर बनने के लिए MBBS करनी पड़ेगी सर, वरना आप झोला छाप डॉक्टर बनेंगे। तो आपके हिसाब से, जैसे फॉर एग्जांपल हम सिंगिंग की बात कर रहे हैं, ये आप इसको कैसे वो करते हो? कि हर किसी का कंसेप्ट बताने का तरीका अलग है।
ये जो ब्लेसिंग है, मैं इसको ब्लेसिंग समझता हूँ बहुत बड़ी। ये जो ब्लेसिंग है ये माँ सरस्वती के पास से हर किसी को मिलती है, किसी किसी को मिलती है, या क्या सीन है बेसिकली? मैं बस इतना मानता हूँ कि मेरे पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म होंगे जिसकी वजह से ये हो पाया। इस जन्म के ये कर्म है कि मेरे पेरेंट्स और मेरे अच्छे गुरु मिल गए, तो ये जीवन में हो पा रहा है। देखो, आवाज सबको मिलती है। भगवान ने जिनको भी आवाज दी है बोलने की, वो सब बोल सकते हैं, लेकिन कभी ध्यान देना, कोई अच्छा बोल सकता है, कोई हकला के बोलता है, कोई बोलता तो अच्छा है, लेकिन जब कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो वो डर जाता है और वो बोलता नहीं, वो डर जाता है, घबरा जाता है। एक गाना गाना बहुत आसान काम है, उसके लिए जो आध्यात्मिक रूप से उस चीज के साथ जुड़ा हुआ है। ओके। जैसे गाना गाने के लिए मेरे को क्या सुर सीखने हैं, मैंने सीखा 3 साल 4 साल क्लासिकल सीखा, म्यूजिक सीखा, लेकिन अगर मेरे अंदर भाव ही नहीं है और मैं भजन गाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं गाना गा रहा हूं, भजन नहीं गा रहा हूं। राइट? तो आपको जीवन में क्या किस तरीके से उस पर काम करना है वो आपको पहले समझना पड़ेगा। और ये एक चीज नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है बहुत सारी चीजों का। राइट? कि आप जब म्यूजिक करने जा रहे हैं तो आपको इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स। आप म्यूजिक की भी बात करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, मिनिमम 2 थिंग्स, दैट इज सुर एंड ताल। दोनों में से एक भी गड़बड़ करेगा तो सारा काम खराब है। और मैंने किसी का सुना भी था, हमारे एक गेस्ट थे, उन्होंने बोला था कि आप एक बारी को ऑन स्टेज या कहीं पे बेसुरे कुछ सेकंड्स के लिए हो सकते हो, बेताल कभी मत होना। राइट? बेसुरे क्यों हो सकते? पहली बात तो वो भी ना हो। सुर एक गाने में बहुत सारे लग रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, रिदम एक ही चल रही है। राइट? अगर सुर ऊपर नीचे हो भी गया, राइट, तो लोगों को इतना पता नहीं चलता है, लेमन को स्पेशली, जिनको म्यूजिक की नॉलेज है ऑब्वियसली बात है, उनको तो एक बार ही पता चल जाएगा। और एक और बात मैं बताता हूँ, कान सबके सुरीले होते हैं। राइट? जबान कुछ की सुरीली होती है, कान सबके सुरीले होते हैं। जब आप किसी इंडियन आइडल या सारेगामापा या किसी का ऑडिशन देखते हैं तो आपके घर वाले भी, जिनको म्यूजिक का कोई लेना देना नहीं है, वो उस ऑडिशन को देखते ही बता सकते हैं कि हाँ ये सिलेक्ट होने लायक है और ये सिलेक्ट होने लायक नहीं है। राइट? तो आपने जैसे बताया कि अगर आपको भगवान ने बोलने का बताया तो म्यूजिक निकल सकता है। ये जो चीज है बोलने की चीज को, हर कोई इसको मॉड्यूलिंग करके, पॉलिश करके, या फिर जिसको आप लोग रियाज कहते हो, उसके थ्रू उस लेवल पे बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल लेट से कोई एक्सप्रेसिव, फॉर एग्जाम्पल हमारा फोटोग्राफर है, वो बहुत बेसुरा है, लेट से, ठीक है, तो ये ऑल्दो है भी बहुत ज्यादा, तो उसके अंदर क्या ये ऑल ऑफ द सडन 1 साल 2 साल 1 महीना 2 महीना बैक टू बैक रियाज करके अपनी बेसुरी आवाज को सुरीला बना सकता है? 100%। ओके। लेकिन प्रॉब्लम उसको बोलेंगे इम्प्रूव कर सकता है। ओके। देयर आर 2 थिंग्स। आइदर मैं ये कहता हूं कि मैंने, एक नॉर्मल आदमी ने वो आया, उसने सीखा, रियाज किया, और वो कहे कि मेरी आवाज इतनी सुरीली हो जाए कि मैं सोनू निगम से भी ऊपर हो जाऊं, या मैं कोई भी बड़े हरिहरन जी से भी अच्छा गाने लग जाऊं। इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन हाँ, इम्प्रूवमेंट विल बी देयर फॉर श्योर। ओके। और वो इम्प्रूवमेंट उस लेवल को टच कर सकती है कि आप अगर वो पैशनेट है, उस पर ब्लेसिंग्स हैं और अच्छा उसको ज्ञान मिला है, तो बिल्कुल टच कर सकती है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बायबॉनिक ब्लेसिंग मिलेगी कि आप सुरीले हो तो हो, आप इस चीज पे काम करके उस लेवल पे मॉड्यूलिंग होती है वॉइस की। करत करत अभ्यास थे जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। जितना आप उस पर एफर्ट डालते जाएंगे, कुछ ना कुछ जीवन में होगा ही होगा। ये नहीं कहते कि हाँ आप बिल्कुल ही वो कर लेंगे, बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएंगे, इसकी गारंटी है, बट यू विल गेट इम्प्रूव, इसकी गारंटी है। और अब अगर बात पैशन की तरफ आ गई तो सर रियलिटी क्या है इस प्रोफेशन में घुसने की? क्योंकि हर किसी को बड़े बड़े सिंगर्स, जेडी सूफी जी, इस महंगी महंगी चेन, अंगूठियाँ, लग्जरी कार्स और वो दिख रहे हैं, बट इसके पीछे का सर ओवरनाइट सक्सेस क्या है? वो ओवरनाइट सक्सेस कहते हैं ना, होने को ओवरनाइट होती है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि ओवरनाइट सक्सेस 10 साल पुरानी है। वो ओवरनाइट के लिए, वो रातों रात फेमस होने के लिए मैंने 10 साल स्ट्रगल किया। तो एक सिंगर के लिए स्टार्टिंग चीज क्या है? उसको किस किस तरह की प्रॉब्लम से निकलना पड़ेगा? इंडियन सोसाइटी को बेसिकली तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। सच में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक्चुअली हमने भी ऐसे ही देखा।
जब हम अपने लोगों को जिनसे हम इंस्पायर हुए और सिंगर्स से देखते थे, सबको देखते थे, तो हमें भी लगता था कि यार ये इतनी लग्जरी लाइफ जीते हैं, ये सब कुछ मिल जाता है इनको और ये बड़ा आसान होता होगा, लेकिन जब इसमें आए तो पता चला नहीं, इट्स नॉट ईजी एट ऑल। ओके। ओवरनाइट कुछ नहीं मिलता सर। हम सिंगर बने, लॉटरी नहीं लगी है कि मैं रात को सोया और सुबह उठा तो मेरी लॉटरी लग गई और मैं सिंगर बन गया। इट्स नॉट पॉसिबल। सालों लग गए, 11 साल लगे समझने में, सीखने में कि इस लाइन में हमें आगे करना क्या है, कैसे कैसे कहाँ का क्या कर सकते हैं, तो जीवन में कुछ बन पाए। और ये आज जो दिख रहा है ये बाय प्रोडक्ट है। लिटरली ये बाय प्रोडक्ट है और ये सब लोगों का है। आप सब कुछ छोड़िए, ये जो है ये जेडी सूफीज पर लिखा है, ये भी मेरे को एक क्लाइंट ने मेरे एक मतलब हम शाम कीर्तन कर रहे थे, इट वाज 5th of January अराउंड 2025, दिल्ली में विवान में एक बहुत बड़ा शाम कीर्तन था। ये मुझे वहाँ पर मेरे उस संस्था ने गिफ्ट करी थी, महफिल मेरे सांवरे की। क्या बात है। और इतना देखिए, ये मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है बिकॉज ये सोचना कि मेरा नाम राइट। मैंने वहाँ पर बल्कि उस समय गाते हुए एक लाइन बोली भी थी। आई एक्चुअली गॉट सम इमोशनल और मैंने उनको बोला भी, मैंने कहा बाबा के सामने आज सच में मेरा नाम हो गया, क्योंकि लोग प्यार कर रहे हैं, ये प्यार है लोगों का। मतलब ऑल द वे जाना, ये बनवाना, इतना सोचना, ऑब्वियसली बात है, इतना सोचना उन्होंने मेरे लिए पर्टिकुलरली ये सोचा, तो आई वांट टू थैंक देम आल्सो। एंड ये बहुत, देखिए मैं सच्चाई बताता हूँ, यहाँ पर हमारे साथ ऐसा होता है, हम जो पहन रहे हैं, घूम रहे हैं, सब कुछ वो सब कुछ मतलब लोग अपने आप दे रहे हैं, अपने आप सब कुछ हो रहा है, वो लोग भी दे रहे हैं, भगवान अपने आप दे रहा है। राइट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम ऐसे उससे थे कि हमारे पास मेरे घर में गाड़ी नहीं थी सर, और आज मेरे पास खुद के पास 2 गाड़ी है, और वो मेरे पास भी क्या ही है, वो तो प्रभु का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन वो सब इसी तरीके से बना। राइट। कि हम जीवन में स्ट्रगल करते गए, एक छोटी गाड़ी ली, फिर थोड़ा और बेटर गए, और अभी तो बहुत कुछ है, अभी तो बहुत कुछ जाना है। तो ये सर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट स्टेप, लाइक द एक्सरसाइजिंग पॉइंट, राइट, जैसे बॉडी बनाने के लिए जिम इज नीडेड या वर्कआउट इज नीडेड, तो उसके लिए आप गले का वर्कआउट करते हैं, राइट? बिल्कुल। सो अपकमिंग सिंगर्स के लिए क्या चीज़ है, किस तरीके से ये चीज़ अफेक्ट करेगी, और कितने टाइम में आपको लगता है कि चेंजेस आपको, क्योंकि मैं जेडी भैया आपके थ्रू वो रूट्स को टच करना चाहता हूँ, क्योंकि ना हम लोगों की स्टोरीज के बारे में हर कोई बात कर रहा है, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में, उनके सॉन्ग्स के बारे में, बट ना कोई अपकमिंग सिंगर्स या फिर जो अपने दिमाग में, मेरे को ये लगता है कि ना अभी भी इंडियन सोसाइटी में ना सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम है कि उनको ना एक कंसल्टेंट की नीड है, उनको बताना है कि तेरे को लाइफ में करना क्या है भाई, वो अपने आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि दे वांट समवन कि भाई तू बता। तो अगर सिंगर आपका, जैसे प्रोफेशनली आप बहुत बड़ा नाम है आपका, आपके हिसाब से ये चीज़ें रियाज के थ्रू कैसे आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे और कैसे चलेगा ये सब? मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ, जो रियाज करेगा वो राज करेगा। Okay. अगर आप रियाज करेंगे तो आप राज कर पाएंगे, वरना आप राज नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और एक और चीज़ बोलता हूँ, जिनके गुरु होते हैं वो कहीं से भी शुरू होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक अच्छे गुरु की जरूरत होती है। Okay. गुरु का मतलब एक ऐसा मेंटोर जो आपको लाइफ में बताए कि आपको क्या करना है, बिकॉज गुरु आपको चेक करते हैं कि आप किस लेवल पर हैं और आपको किस लेवल की मेहनत करनी है। जैसे भी आपने जिम का नाम लिया, जिम में अगर एक स्किनी आदमी आएगा तो गुरु उसको क्या बोलेगा, गुरु एज एन जो वहां का ट्रेनर होगा वो उसको क्या बोलेगा कि आपको कुछ हेल्दी चीजें खानी है, राइट, जिनसे आपको थोड़ी हेल्थ बने। पर वहीं अगर एक फैट आदमी आएगा तो उसका खाना बंद किया जाएगा। राइट। तो एक बॉडी बनाने के लिए, सिमिलर सॉर्ट ऑफ बॉडी बनाने के लिए, 2 अलग अलग सिचुएशन में सेम ट्रेनर अलग अलग रेमेडीज दे रहा है। Okay. ऐसे ही आपका गुरु भी आपको बताएंगे कि आपको किस तरीके की चीज करनी है। अगर आप ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड हैं, अच्छा गा रहे हैं, तो गुरु आपको, अगर आप 12th तक की पढ़ाई ऑलरेडी कर चुके हैं तो गुरु आपको सीधा ग्रेजुएशन कराएगा ना, ABCD थोड़ी पढ़ाएंगे। पर अगर आप नर्सरी में हैं तो आपको ABCD पढ़ाई जाएगी, राइट। धीरे धीरे आप जाएंगे। तो सबसे पहले आपको एक अच्छे टीचर की जरूरत है। दूसरी बात, आजकल एक प्रॉब्लम है, गुरु शिष्य परंपरा सिर्फ और सिर्फ हमारे म्यूजिक में या आर्ट में, डांस में, इनमें रह गई है, लेकिन उसको भी लोगों ने खत्म कर दिया है। अब लोगों के लिए टीचर होता है, गिटार टीचर आ रहा है, राइट, म्यूजिक टीचर आ रहे हैं। हमारे लिए आज भी हमारे गुरुजी हैं, ही इज अ टीचर, ऑब्वियसली प्रोफेशनली सिखाया, राइट। लेकिन हाँ, वो गुरु हैं, मेंटोर हैं, और हमारी लाइफ पाथ जो उन्होंने बनाया हम उस पर चल रहे हैं।
ये अंदर से आपका पैशन होना और ये अंदर से आपका फेथ होना बहुत जरूरी है उनके ऊपर। राइट। अगर आपका फेथ ही नहीं है तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते, आई गारंटी दैट। तो कभी हर गुरु शिष्य के बीच में वो आता है कि यार ये क्या हो रहा है, जैसे हम मूवीज में भी देखते हैं ना कि ये गुरु जी क्या करवा रहे हैं, ये इस तरह का, जैसे फॉर एग्जांपल आपके किसी केस में आप रियाज करते जा रहे हो और वो हो नहीं रहा है, तो इस तरह का भी फेज आते हैं लाइफ में। मैं एक इतनी अच्छी बात बताता हूँ, इससे मुझे बहुत अच्छी चीज याद आई। मेरे को म्यूजिक सीखते हुए 3 साल हो गए थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वन गुड डे मैं गुरुजी के पास गया और मैंने सोचा था दिस इज आवर लास्ट डे आई एम कमिंग। गुरुजी माँ सरस्वती को अगरबत्ती दिखा रहे थे, मतलब ही वाज डूइंग पूजा एट दैट मोमेंट। पता नहीं गुरुजी को क्या हुआ, अचानक से पीछे मुड़े, वो पीछे मुड़ के कहते कि जतिन तुम ना भजन गाना, और जैसे आज अलग अलग भजन सिंगर्स का नाम है तुम्हारा भी ऐसे नाम हो जाएगा। वाह। मैं कहता हूँ वो बड़ा अजीब था, बिकॉज मैं उस दिन सोच कर गया था कि आज मैं गुरुजी को बोल दूंगा कि मेरे से अब नहीं हो पा रहा, अब मैं नहीं सीख पाऊंगा। एंड लिटरली मेरे को आज मैं उस बात को कहता हूँ कि वो गुरुजी के शब्द नहीं थे, वो माँ सरस्वती जी के शब्द थे, क्योंकि ही वाज डूइंग पूजा माँ सरस्वती। उसके बाद मैंने कभी म्यूजिक को नहीं छोड़ा, एंड दैट्स इज द हिस्ट्री। अमेजिंग। मतलब जिस दिन छोड़ने वाले थे कि अब मैं आज के म्यूजिक को वापस फॉलो नहीं करूंगा। जी। तो जेडी भैया, साउंड की बात करते हैं, आवाज की बात करते हैं, मेहनत किस तरह की लगती है और चैलेंजेस कैसे आते हैं जब एक रॉ लड़का या लड़की जब अपने आवाज को मॉड्यूलिंग करना, पॉलिश करना रियाज के थ्रू स्टार्ट करते, तो किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो? प्रॉब्लम्स एज इन, देखो सबसे पहली बात जब मैंने बोला जो सबका बेस है वो क्लासिकल है, म्यूजिक है। अब लोग कोई यूट्यूब से भी सीख सकता है, कोई गुरुजी से सीख सकता है। बहुत सारे ऑप्शंस और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आज के लोगों के पास आ चुके हैं जिससे लोग इजीली इस चीज तक पहुंच सकते हैं। अब हम बात करते हैं सरगम की। लोग सा रे गा मा प ध नि सा नि ध प म ग रे सा, सरगम तो यही है, यही 7 सुर हैं। 7 नहीं होते, वैसे 12 होते हैं। ओके। हाँ, जिसमें 7 ये शुद्ध स्वर होते हैं, इसके अलावा 4 कोमल होते हैं, रे गा धा नी, यानी रे का, गा का, धा का और नी का कोमल होता है, एक मा का तीव्र होता है। ओके। ये 5 सुर एक्स्ट्रास में आते हैं। जो आप कीज देखते हैं ऑन कीबोर्ड एंड वो हारमोनियम, उन पर ये 12 सुर होते हैं फ्रॉम सा टू सा। ओके। वो डिपेंड, जो अगला सुर होता है दैट इज सा, रे कोमल, देन रे, देन गा कोमल, देन गा, देन मा तीव्र, देन पा, उसके बाद धा कोमल, धा, नी कोमल, नी, देन सा। तो जेडी भैया, मैं वापस उसके ऊपर आता हूँ, द मेन कोर ऑफ रियाज, जैसे आप इसको वॉइस बनाना कहते हैं, क्योंकि आपने कहा हर आवाज बन सकती है, ब्लेसिंग्स होती है, लेकिन काम कर सकते हैं, कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा सा बताएंगे जो वॉनाबी सिंगर्स है या फिर इस पे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको किस किस तरह की दिक्कत आई या फिर किसी को किस किस तरह की दिक्कत आ सकती है रियाज या प्रैक्टिस, आप जिसको जो भी कहते हैं, उसके टाइम पे? देखो, रियाज करने के लिए कुछ लोग कहते हैं कि सुबह सुबह 4 बजे उठें और फिर रियाज करें। दैट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस एक्चुअली, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइमिंग्स, इट्स बिकॉज जब 4 बज रहे होते हैं तो सारे कॉस्मिक पावर्स जो होती हैं वो आपको हेल्प करती हैं आपकी चीज को अचीव करने के लिए। राइट। हमने भी कोशिश करी, हालांकि बाद में स्केड्यूलिंग ऐसी हो गई, क्योंकि हम जब आप प्रोग्राम्स करते हैं तो आपके लिए रियाज करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर समय निकालना, क्योंकि रात को प्रोग्राम्स कर रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल कि हम रात को जल्द सो जाएं और सुबह 4-5 बजे उठ जाएं और रियाज करें? वो भी घर में इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, राइट? घर में भी, एंड स्पेशली हम तो ज्यादातर बाहर होते हैं, कभी कहीं है कभी कहीं है, तो इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? हाँ, एक समय था जो हमने शुरुआत करी थी तो हमने कोशिश करी सीखने की, समझने की, तो सुबह भी उठे, सब कुछ करा। लोग भी करते हैं और लोगों को करना भी चाहिए। जब तक आप रियाज नहीं करेंगे, जब तक आप अपने इस चीज को समय नहीं देंगे, मेरे हिसाब से ये आपके लिए काम नहीं करेगा। ओके। सबसे पहले तो साधना होती है कि इंसान साधता है। अभी तो साधना को तो मैं क्या ही बोलूँ, देखो मैं अपने आप को कोई सिंगर नहीं मानता। मैंने बोला मैं तो हम भजन गाने वाले हैं, हम तो भजन करते हैं, लेकिन हाँ बेस है, सीखा है और लोगों से समझा है, अपने गुरुजी से समझा है और भी लोगों से समझा है, सीखा है कि जीवन में म्यूजिक को किस तरीके से और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ओके। अब जैसे हम बात करें तो एक इंसान सुर चल रहा है,
सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। तो धीरे धीरे मॉड्यूलेशंस की जा सकती है। सबसे पहले तो इसको सीखना जरूरी है, जो बिल्कुल स्टार्ट करें उनके लिए। फिर सारे गा मा रे गा म रे गा मा पा गा मा पा धा, ताकि इंसान दिस लाइक स्टेयर्स। आप जब एक स्टेयर पर चढ़ते हैं, आपको जब नए घर जा रहे हैं, नई जगह जा रहे हैं, तो आप देख कर चढ़ते हैं कि कितनी बड़ी स्टेयर्स हैं, कैसे चढ़ना है। लेकिन अगर आप फेमिलियर हैं, आपके घर की स्टेयर है, तो रात को शायद आप अंधेरे में भागते हुए चढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब आप उससे फेमिलियर हैं। ऐसे ही जब शुरू से इंसान फेमिलियर हो जाता है, तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। जो इंसान अभी कर रहा था सा रे गा मा पा धा नि सा, तो वो एक स्टेप एक्स्ट्रा भी कर सकता है, सा गा रे मा गा पा मा धा पा नि धा सा। क्यों? अब वो ऑल्टरनेट पे भी जा सकता है, राइट? तो सारी बात यही हो जाती है। एक इंसान अगर म्यूजिक कर रहा है, रियाज कीजिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने आप म्यूजिक काम करेगा। ओके, मतलब आपको गले के प्रैक्टिस के साथ आपको बॉडी को भी हेल्दी रखना है इस चीज़ के लिए? बिल्कुल रखना है सर, बिल्कुल रखना है। अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है और आप सिर्फ गले की बात कर रहे हैं, तो गला कैसे? गला इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बॉडी सर, राइट? इफ योर बॉडी इज अफेक्टेड विद समथिंग, इन्फेक्टेड विद समथिंग, तो गला भी आपको तंग करेगा। और अगर आप गाना गाना चाहते हैं और भगवान न करे आपको बुखार है, यू आर नॉट फिजिकली फिट, सो गला कैसे चलेगा? राइट। तो फिजिकली फिट होना जरूरी है, मेंटली फिट होना जरूरी है, फिजिकली से भी ज्यादा मेंटली फिट होना जरूरी है। अगर आप गाना गाने जा रहे हैं और आपके बिल्कुल परफॉर्म करने से पहले मैं आपको तंग कर दूं, ओके, आपको किसी चीज से गुस्सा आ जाए, तो वो पूरा गुस्सा आपकी पूरी परफॉर्मेंस पे कहीं ना कहीं झलकेगा। आप जितने भी बहुत बार होता है, ओके, बहुत बार होता है। कभी किसी ने कुछ ऐसा कह दिया कि जो मुझे बुरा लग गया, और वो गाने से पहले ही हो गया। तो जब ऑब्वियसली बात है, हम परफॉर्म तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जब स्टेज पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहता कि हम उस पर्टिकुलर बात पर आते हैं या वो पर्टिकुलर बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो गुस्सा आपकी परफॉर्मेंस में झलकता है। ओके। तो इसीलिए मैं भी कोशिश करता हूँ, जब भी हम वैसे भी परफॉर्म करने से पहले जब स्टेज पर जाते हैं, आपने देखा होगा हर एक इंसान पहले जाकर स्टेज को चूमता है, राइट। सबसे पहले उसको चरण स्पर्श करता है, क्योंकि स्टेज सिर्फ उसका है जो उसका मान रखता है, जो उसका सम्मान करता है। बिना सम्मान के आप स्टेज के ऊपर पैर रख देते हैं तो स्टेज आपका सम्मान रहने नहीं देता है। चीज मैंने भी देखी है, एक दो बार ऐसी गलतियां हो गई जब स्टेज पर हम बिना गलती से, बिना उसको सम्मान दिए चढ़ गए और वो चीज फ्लॉप हो गई। ओके। एंड इट हैपेंस। मैंने अपनी लाइफ में ये चीज सीखी है, यू मस्ट हैव एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपके अंदर ग्रैटिट्यूड नहीं है, आपके अंदर थैंकफुलनेस नहीं है फॉर एवरीथिंग, सो आपको जीवन में कुछ नहीं मिल सकता है। ये अपने आप सक्सेसफुल हो जाएगा, राइट। ये पॉडकास्ट हिट होने वाला है, आई गारंटी दैट, राइट? बिकॉज ऑफ द थैंकफुलनेस, बिकॉज ऑफ दिस गिविंग थिंग, राइट? अगर मैं ग्रैब करना चाहता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ लूटना चाहता हूं कि मैं यहां आ गया, या मैं ये कर रहा हूं लाइफ में, या मैं गाना गा रहा हूं, मुझे पैसा चाहिए, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। ओके। लेकिन इफ आई एम थैंकफुल टू गॉड, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी दिस चांस कि मैं इस स्टेज पर गा रहा हूं, और मैंने वहां पैसे चाहे नहीं लिए या कम लिए, लेकिन उसके बाद कभी मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये बहुत बार हमारे साथ हुआ। कुछ ऐसी जगहों पे गाया जहां पर ऑब्वियसली बात है, कुछ वृद्धाश्रम है, दे कैन नॉट पे, कुछ अंध महाविद्यालय, दे कैन नॉट पे, वी आर देयर फॉर देम, सम एनजीओस आर देयर, वी आर देयर फॉर देम। हम दुनिया से लाखों ले रहे हैं, लेकिन हम उनके यहाँ फ्री जाएंगे, अपनी जेब से पैसा लगा के जाएंगे। तो ये आपको अपने अंदर से एक भाव इंसान को होना चाहिए। कहते हैं ना कि भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। एक इंसान में अगर भाव होगा, आध्यात्मता होगी, थैंकफुलनेस होगी, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड होगा, तो वो सक्सेसफुल होगा ही होगा। चाहे वो म्यूजिक करे, चाहे वो डांस करे, आर्ट तो आर्ट है, चाहे वो एक पेंटिंग बनाए, चाहे वो कुछ भी करे, एनी सॉर्ट ऑफ आर्ट, चाहे वो पॉडकास्ट करे, वो आध्यात्मिक होना चाहिए। आपसे जब ऑफ कैमरा बात हुई, मैं मिलने के लिए आया, तो आपकी ना उस कन्वर्सेशन के अंदर ना काफी बार ये जिक्र था कि शिवम एवरीथिंग इज प्लान्ड, और आपने मैनिफेस्टेशन को ना मेरे को बहुत डिफरेंट तरीके से प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ समझाया जो आपकी लाइफ में हुआ। तो मैं चाहता हूँ हमारे काफी सारी ऑडियंस अध्यात्म में है, मैनिफेस्टेशन को फॉलो करती है। आपके लाइफ में मैनिफेस्टेशन ने कितना ट्रेमेंडस चेंज लाया और ये काम कैसे कर रहा है बेसिकली?
मैनिफेस्टेशन का मैं अभी आपको बहुत लेटेस्ट बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मैं कभी दुबई नहीं गया था ओके एंड मेरे तकरीबन सारे कजन्स और सब दुबई घूम के आ चुके थे। अराउंड फ्यू मंथ्स बैक की बात बता रहा हूँ। मेरे एक दो कजन्स थे वो नहीं गए थे, तो मेरी कजन सिस्टर भी है, उनसे बात हुई थी। तो हमने सोचा जब भी हम प्लान करते थे, क्योंकि मेरे शोज आ जाते थे हम जा नहीं पाते थे, मैंने एक दिन उनको बोला, मैंने कहा ऐसा है अब मैं दुबई तब जाऊंगा जब मेरा शो आएगा, ओके वरना मैं नहीं जा रहा। एंड लिटरली वो होता है ना कि आप एक बार सोच के देखिए, वो कहता है कि ये ले, क्योंकि मैं हमेशा ना एक लाइन भी बोलता हूँ कि भगवान को ना कोई शब्द नहीं आता, शायद शब्द है वो, लेकिन भगवान को एक शब्द आता है, वो शब्द है तथास्तु। ओके क्यों? क्योंकि जब भी कोई अपना साधना करने भी बैठता है, जब हम पहले देखते थे कि लोग साधना करने बैठते, प्रभु आते सिर्फ एक चीज पूछते क्या चाहिए, जैसे ही वो बताता है भगवान सिर्फ एक शब्द बोल के अंतर ध्यान हो जाते हैं। वो शब्द होता है तथास्तु, कि जो तुमने बोला वो हो जाए। तथास्तु मींस दिस, राइट? और मेरे सारे फ्रेंड्स को भी पता है कि मेरा शब्द है ये तथास्तु। मैं हर जगह हर चीज में तथास्तु बोलता रहता हूँ। कोई नेगेटिव बात भी कर देता हूँ उसको तथास्तु बोल देता हूँ। वो इसलिए बोल देता हूँ कि ताकि वो नेगेटिव बात करना बंद कर दे, उसे पता चल जाए कि अगर मैं नेगेटिव बात करूंगा ये तथास्तु बोल देगा, लिटरली वो नेगेटिव हो जाता है। तो आप लोग जब परफॉर्म करते हो लाइव, ऑल्दो यू आर सो ब्लेसफुल कि अब आप फॉरेन कंट्रीज में भी काम कर रहे हैं, तो सर ऑडियंस का फर्क आता है? मतलब लगता है कि एक भारत की जनता भारत की है और बाहर के लोगों को टैकल करना मुश्किल हो रहा है, या फिर अपनी तरफ अट्रैक्ट करना मुश्किल हो रहा है? देखो एक और बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, अगर हम बाहर भी जा रहे हैं तो बाहर जो हम बुलाने वाले हैं वो भी भारतीय ही होते हैं। ओके, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज अगर मैं हिंदी में गा रहा हूँ तो कोई मुझे अंग्रेज तो बुलाएगा नहीं। हाँ, ऑडियंस में थोड़ा सा फर्क होता है, बिकॉज जो यहाँ की देसी ऑडियंस है उनका जो टेस्ट है वो अलग है, जो बाहर की ऑडियंस है उनका टेस्ट अलग है। और वहां पर भी दो टाइप की ऑडियंस है, एक ऑडियंस जो कि थोड़ी हाइप वाली ऑडियंस है, जिनको जो भी चाहिए पावरफुल चाहिए, एक ऑडियंस जो एकदम घर में बैठकर सूदिंग सुनने वाली ऑडियंस है। ओके, सो एक्चुअली वी गो अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस। अगर मुझे पता है कि हाँ आज मेरी ऑडियंस ऐसी है कि जहां पर हमें बिल्कुल पम्प्ड अप काम करना है, तो हम वहां पर वैसा काम करते हैं। और अगर हमें पता है कि नहीं आज सूदिंग ऑडियंस है, दे वांट टू लिसन सूदिंग भजन्स एंड सूदिंग सूफी थिंग्स, सो वी गो अकॉर्डिंगली। तो कभी स्टेज पे सर ऐसा होता है कि आप लोग भजन परफॉर्म कर रहे हैं और लेट से कोई भी तरह के सिनेरियो, उन्होंने बोला नहीं भजन के अलावा काफी देर भजन हो गया, बॉलीवुड सॉन्ग गाओ? ऐसा एक दो बार हो चुका है, लेकिन हम कभी नहीं गाते। ओके, क्यों? क्योंकि जब माँ भगवती के नाम की जो जल रही है, बाबा श्याम के नाम की जो जल रही है, तो वहां पर अगर भजन हो रहा है तो सिर्फ भजन ही होगा। हाँ, इफ वी आर इन सूफी नाइट, राइट, बिकॉज वी डू सूफी नाइट, इफ वी आर इन सूफी नाइट, सो वी कैन सिंग एनीथिंग देयर एक्सेप्ट भजन। ओके, तो जितने भी एस्पायरिंग सिंगर्स है, अपकमिंग सिंगर्स है, उनके लिए जब वो अपना प्रैक्टिस वाला ये जो आपका रियाज वाला पार्ट होता है इसको कर देंगे, तो वो इस चीज को एज अ प्रोफेशन कैसे लें, कमर्शियली बाहर कैसे आए कि ना वो हमको इसको एज अ करियर बना के बाहर पैसे कमाने? देखो सबसे पहली बात तो कमर्शियलाइज करना बहुत अच्छी बात है, हर चीज को तो नहीं, एक्चुअली गलत शब्द बोला मैंने। क्यों? हम जब म्यूजिक को कमर्शियलाइज करना चाहते हैं, ऑब्वियसली बात है गाकर परफॉर्म करके कर सकते हैं, बट अगर आप सोचें कि पहले दिन इसको कमर्शियलाइज कर लेंगे तो दैट्स नॉट पॉसिबल। अगर आप इसको कमर्शियलाइज करना चाहते हैं, सबसे पहले तो विजिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर मैं आप कंपटीशन में जाने की बात करूं, आप छोटे छोटे कंपटीशन में जा सकते हैं ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे कि हाँ एक जेडी सूफी है, अभी नया आया है, अलग अलग कंपटीशन में जा रहा है, अच्छा कर रहा है। तो जब आपकी इंडस्ट्री तक ये बात पहुंच जाती है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको काम ऑडियंस ने भी देना, और आपकी सबसे पहले इंडस्ट्री आपको एक्सेप्ट करे। जब तक आपकी इंडस्ट्री आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, वहां जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज काम तो आपको ऑर्गेनाइजर देगा। राइट, अगर एक सिंगर को बुलाएगा तो ऑर्गेनाइजर बुलाएगा, ऑडियंस तक आपको इंट्रोड्यूस वो करवाएगा। आफ्टर दैट इफ ऑडियंस वांट टू हैव देयर ओन पर्सनल प्रोग्राम्स और समथिंग लाइक दैट, देन दे विल गिव यू द वर्क। सो सबसे पहले आती है विजिबिलिटी, कि आपकी विजिबिलिटी आप बढ़ा सकते हैं। आप अपने आप को अलग अलग पोर्टल्स पे डाल सकते हैं, इवेंट कंपनी से मिल सकते हैं, और इस तरीके से आप अपना परफॉर्मेंस शुरू कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आजकल तो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब एंड एवरीथिंग, राइट? सो यू कैन सिंग, you can go on Instagram, you can make some reels, you can go live so that people can see you, you get visibility and you will get the programs.
तो ये जो विजिबिलिटी ऑनलाइन पोर्टल्स के अलावा जो रियलिटी शोज की आप बात कर रहे हैं, तो डू यू रियली थिंक सो, या फिर देखो मेरे को इन चीज़ों का नहीं पता, बट हम काफ़ी तरह के पॉडकास्ट और रियलिटीज कंज्यूम करते हैं ऑन एयर, तो जिस तरीके की प्रॉब्लम्स या जिस तरीके की फैब्रिकेशन दिखाई जाती है रियलिटी शोज में, ये सच में भैया इस तरीके से सर्वाइव करती है? कभी ध्यान से देखो, मतलब आई हैव नेवर बीन टू एनी सॉर्ट ऑफ रियलिटी शो, सो आई डोंट वांट टू कमेंट अबाउट दैट, बट आप कभी ध्यान से देखना, हर रियलिटी शो रोने धोने से काम कर रहा है, राइट। वो रोने धोने का पैसा कमा रहे हैं। कोई भी कंटेस्टेंट आता है उसकी गरीबी दिखाते हैं, उसको बिल्कुल लाचार दिखाते हैं। फिर हाँ, कुछ चीज़ें ओरिजिनल भी होती हैं, ऐसा नहीं कि ओरिजिनल नहीं है, लेकिन ज़्यादातर यही है, कभी जज रो रहा है, कभी कंटेस्टेंट रो रहा है, उसी पर सारी टीआरपी टिकी है। तो आप ये इस लाइन को किस तरीके से बोलोगे, सच है कि असली टैलेंट वहां तक पहुंच ही नहीं पाता? सच्चाई में असली टैलेंट वहां तक नहीं पहुंच पाता। मैं बहुत सारे अपने लोगों को जानता हूँ, फ्रेंड्स को जानता हूँ, जो इतना अच्छा गाते हैं कि बस मैं क्या बताऊँ, बट उन्होंने काफ़ी ऑडिशंस किए भी, कई जगह गए, 1-2 राउंड करे भी, फिर सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं बिकॉज कोई उनके हिसाब से सुंदर नहीं लगता है। सो कॉल्ड इनको रियलिटी शोज पर भी सुंदरता दिखानी होती है, सो कॉल्ड उनके पास शायद कोई अच्छी स्टोरी नहीं होती है। अब एक जनरल मिडिल क्लास आदमी जब वो गरीब ही नहीं है तो उसको गरीब बनाएंगे कैसे और दिखाएंगे? राइट। या तो पहले उसे गरीब बनाना पड़ेगा, फिर उसे गरीब दिखाना पड़ेगा, तभी तो उनको टीआरपी आएगा कि हाँ बेचारा एक गरीब आदमी कुछ कर पा रहा है। तो मतलब बेसिकली ये सच है कि रियलिटी शो में खाली टैलेंट से काम नहीं चलता, आपको बहुत चीज़, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चाहिए मेरे हिसाब से। मैंने भी कुछ चीज़ें समझी हैं, कुछ जगह गए भी थे, हमने भी बहुत सारे स्ट्रगल किया। मैं ये नहीं कहता कि हम कभी किसी रियलिटी शो में नहीं गए, बहुत सारे ऑडिशंस देने की कोशिश करी इनिशियल स्टेज पर, अब तो जरूरत ही नहीं पड़ती है, ऑलरेडी प्रभु कृपा है और लोगों का बहुत प्यार मिलता है। तो जेडी भैया, आपसे जब मेरी बात हुई थी तो ना आप बार बार ऑफ कैमरा या फिर फर्स्ट टाइम में आपसे मिलने के लिए जब आया तो आप ना हर चीज को पहले से प्लान्ड बता रहे थे कि एवरीथिंग इज प्लान्ड। मैं चाहता हूं कि व्यूअर्स को ये चीज ना ऑलरेडी पता है, द मैनिफेस्टेशन। हम इस टर्म से हर कोई अवेयर है, हम बड़े बड़े एक्टर्स का, एक्ट्रेसेस का, हम कई कई रियलिटी शोज में या फिर शोज के अंदर ये देखते हैं कि उन्होंने एक थॉट को फेंका और बैक टू बैक उस थॉट को, उस चीज को बोलते गए, वो मैनिफेस्ट हो गया। मैं चाहता हूं आप प्रैक्टिकली यहाँ पे अवेलेबल हैं, आपके लाइफ में एग्जाम्पल्स किस तरीके के, आपने दुबई वाला भी एग्जाम्पल दिया था, ये थॉट को किस तरीके से, क्योंकि ना लोग कंफ्यूज पता है क्या है यार, हम 11:11 पे एक थॉट को फेंक रहे हैं, हम तो हमारे पास अगले दिन टाइम नहीं मिला। ये पैटर्न किस तरीके से मैनिफेस्ट होता है और अधिकतर लोग इसमें फेलियर क्यों होते हैं, आप क्या समझते हैं इसमें? जब मैनिफेस्टेशन की बात हो रही है, जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि हम अपने थॉट्स को यूनिवर्स तक पहुंचाएं, सो जैसे भी आपने सो कॉल्ड 11-11 बोला कि लोग सोचते हैं इस समय करेंगे तभी सब कुछ हो पाएगा। आई डिनाई दैट। इट्स अ वेरी गुड थिंग, जो लोग मानते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसको हर समय करेंगे तो शायद वो और जल्दी पहुंच जाएगा। अगर आप अपनी एक एक चीज़ में, हम कहते हैं हम 2 बार प्रभु राम का नाम लेंगे, सुबह उठेंगे तब राम का नाम लेंगे, 11-11 होगा तब राम का नाम लेंगे, सोते हुए राम का नाम लेंगे। ये ज़्यादा अच्छा है कि आप हर समय हर श्वास में राम का नाम लेंगे, वो ज़्यादा बेटर है। तो तब आपको राम मिलेंगे, तब आपको जीवन में आराम मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगी। ठीक है। आध्यात्मिकली क्या वर्ड निकाला देखो मैंने, एक नया वर्ड आया आध्यात्मिकली, आई गॉट अ न्यू वर्ड, आध्यात्मिकली, राइट। सो आध्यात्मिक तौर पर आप अपने आप को लिटरली, अभी हम इस बात पे थे कि हम किस बात पे थे, हम मैनिफेस्टेशन की बात पे थे। जैसे मैं बता रहा हूँ, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि मेरे को सिंगर बनना है, मैं सिर्फ सोच रहा हूँ बैठ के कि मैं सिंगर बनना है, प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर रहा, राइट। तो मैं सिंगर बन जाऊंगा? नहीं। मैं प्रैक्टिकली सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं सिंगर बनूंगा, तब भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो देयर मस्ट बी बैलेंस ऑफ मैनिफेस्टेशन एज वेल एज प्रैक्टिकलिटी, देन यू विल गेट द प्रोडक्ट। सो जैसे आप बता रहे हो मैनिफेस्टेशन, हम ये कह सकते हैं कि लाइफ में आपको वो अपॉर्चुनिटी फेंकेगा आपकी तरफ, ये कह सकते हैं? बिल्कुल। मैनिफेस्टेशन अपॉर्चुनिटी फेंकेगा ही नहीं, आपको हेल्प भी करेगा कि आप उसको ग्रैब भी कर पाओ। ओके। क्यों? अगर मैंने आपने कुछ सवाल पूछा अभी, आप बार बार बोलते हो एवरीथिंग इज प्लान्ड, राइट। एक्चुअली एवरीथिंग इज प्लान्ड। हमें भी नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। पास्ट का मुझे पता है, जिसके बारे में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
प्रेजेंट अभी हमारा चल रहा है, फ्यूचर के बारे में हमें किसी को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कल है क्या नहीं है, क्या है, कौन है, कितनी श्वासें हैं, कुछ नहीं पता। लेकिन ये प्लान्ड है, ये गारंटीड है। क्यों? एक शायद आपने कहानी सुनी होगी कि एक राजा को किसी ने कहा कि एक इंसान है, वो बहुत मनहूस है, कहते हैं जो भी उसकी सुबह शक्ल देखता है तो उसका पूरा दिन मनहूस जाता है। लिटरली राजा ने सुबह उसको बुलाया कि इसको मैं रात को ये मेरे यहीं सोएगा, सुबह उठती पहले मैं इसकी शक्ल देखूंगा, मैं नहीं मानता। सुबह जब वो उठा तो उसने इसकी शक्ल देखी, उसने कहा कि ठीक है आज देखते हैं पूरा दिन क्या होगा। वो जब शिकार पे गया तो शिकार पे जाने पर उसकी उंगली कट गई। ओके। तो राजा ने आते ही उसको बोला, मंत्री को, कि यार ये तो सच में मनहूस है, आज तक मेरे से कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी उंगली कट गई, इसको निकालो, जेल में डालो और इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। तो मंत्री आया, मंत्री आकर बोला कि राजा आप उसको क्यों वो कर रहे हो? तो उसने कहा कि जी इसकी मैंने सुबह शक्ल देखी और ये तो सच में मनहूस है, मेरी उंगली कट गई। उसने कहा कि एक बात बताइए, उसने भी तो सुबह उठती आपकी शक्ल देखी। कह रहे आपकी तो उंगली कटी है, वो तो पूरा जा रहा है, वो भी तो मरने वाला है। तो उसने कहा ये बात तो बहुत सही है। अगले दिन राजा फिर गया, अब उसने उसकी वो छोड़ दिया कि हाँ अभी इसको नहीं, इसको मौत की सजा नहीं देंगे, लेकिन अभी इसको रखो। अगले दिन राजा फिर गया, राजा को किस तरीके से कुछ आदिवासियों ने किडनैप कर लिया उसकी बलि देने के लिए। लेकिन जब वो बलि देने लगे तो देखा कि राजा की तो उंगली कटी हुई है और बलि किसी ऐसे इंसान की नहीं दी जा सकती जिसके ऊपर एक भी जख्म हो। तो उन्होंने राजा को छोड़ दिया और राजा ने आते ही उस ये घोषित करा कि नहीं वो मनुष्य नहीं है, एवरीथिंग इज प्लान्ड। भगवान ने प्लान करा था कि अगर राजा की उंगली कटेगी तभी तो वो अगले दिन बलि से बचेगा। अगर उस दिन राजा की उंगली नहीं कटी होती तो अगले दिन उसकी बलि चढ़ गई होती। सर तो ये जो आप मैनिफेस्टेशन बता रहे हो, बाकी हो सकता है सबका तरीका अलग हो, आपका तरीका क्या है? कोई अलग से आप कोई डेटी, कोई गॉड गॉडेस को या फिर कोई जोत लगा के किसी भी टाइम आप मैनिफेस्ट करते हो? देखो मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। हम ना जब स्वरूप की बात करते हैं ना, माँ भगवती के स्वरूप की बात कर रहे हैं, 8 हाथ हैं, शेर पर बैठी हैं और बहुत ही सुंदर माँ ने चोला पहना है, चुन्नी पहनी है, श्रृंगार किया, 16 श्रृंगार किया है। बाबा श्याम की बात करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत रूप, अनंत अनंत मालाएं, फूल। कोई कहता है कि लंदन से फूल मंगवाएंगे, थाईलैंड से मंगवाएंगे और पता नहीं कहाँ कहाँ से हम फूल मंगा के बाबा का श्रृंगार करते हैं। शिव जी की बात करते हैं तो शिव जी को भी शिवलिंग है, शिवलिंग पर महाकाल का अच्छा सा श्रृंगार किया जाता है, बड़े सुंदर से। आप किसी भी रूप को मान लो, कोई भी रूप आप देख लो, वो आपने बनाया है। राइट। आपने सोचा है कि बाबा महाकाल ऐसे होंगे, माँ भगवती ऐसी होंगी, क्या आपने देखा है? राइट। मैंने क्या देखा है? हम जब आंख बंद करते हैं, एक ज्योत आपके आगे जल रही है, वो कोई भी स्वरूप हो सकता है, उसके अंदर आप जिस स्वरूप को देख लेंगे, उस स्वरूप से आप जो मांग लें वो आपको लाइफ में मिल जाएगा। मैं तो ऐसे ही मांगता हूं। जब एक बात बताइए, आप किसी भी धर्म को ले लीजिए, जब वो प्रे करते हैं उसकी आंख बंद करते हैं। बिल्कुल। हर धर्म, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे वो कोई भी धर्म हो, जब प्रे की जाती है तो आंख बंद की जाती है, क्योंकि खुली आंखों से तो भौतिक चीज दिखेगी, अंदरूनी चीज तो आंख बंद करके दिखेगी ना सर। जो लोग अच्छे से रियाज करते हैं, कई बार इंसान जब भाव में गा रहा होता है, आप किसी भी सिंगर को देखिएगा उसकी आंखें बंद होंगी, खुली नहीं होंगी। लोगों तक ये चीज नहीं पहुंचती है। लोगों को लगता है आया कोई गाया और चला गया। नहीं, एक इंसान आध्यात्मिक तौर पे गा रहा है, अंदर से गा रहा है। गाना, कई लोग ये भी कहते हैं इंसान गले से नहीं गाता, पेट से गाता है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। मैं आपको म्यूजिक की भी बात बताता हूँ। ओके। गले से अगर आप गाएंगे तो गला आपका थोड़ी देर में खराब हो जाएगा, मतलब बैठ जाएगा, थक जाएगा। आप बड़े से बड़े गुरु से मिलिए, आप बड़े से बड़े म्यूजिशियन से मिलिए, गाने वालों से मिलिए, हर एक इंसान आपको यही बोलेगा कि आप अगर पेट से गाते हैं तो आप हमेशा अच्छा गा पाएंगे। आप 5-5, 6-6 घंटे भी गा सकते हैं। जितने क्लासिकल सिंगर्स हैं वो सारे पेट से गाते हैं, जितने अच्छे सिंगर्स हैं वो सारे पेट से गाते हैं। अब हम भी रात को 3-3, 4-4 घंटे गाते हैं, लगातार गाते हैं, अगले दिन फिर गाना है। अगर 4 घंटे इंसान, आप 4 घंटे बोल रहे हैं तभी इंसान का गला थक जाता है, अगले दिन थका हुआ होता है। हम 4-5 घंटे गा रहे हैं। राइट। बोलने से तो ज्यादा एफर्ट लगता है गाने में।
तो पेट का थोड़ा ये एनर्जी लेते हैं वहां से, क्या होता है बेसिकली ये? बेसिकली ये ऐसा है, आपने हारमोनियम देखा है? हारमोनियम में आपको उसका सिस्टम पता है, राइट? व्हेन यू एक्चुअली प्रेस द की, देयर इज अ स्मॉल होल जिसमें से एयर आ रहा है, दैट एंड यू आर पंपिंग दैट। जो आप पंप कर रहे हैं, वो जो एयर जहां पंप हो रहा है वहां एक ब्लैडर है जिससे वो एयर बाहर आती है और एक सुर निकलता है। जो आपका वो होल है जिसमें से वो एयर आ रहा है और वो बन रहा है सुर, वो आपका गला है। लेकिन जो ब्लैडर है ना जिसमें हवा भर रही है, वो आपका पेट है। बस एक्चुअली लंग्स होते हैं, बट हम इसको पेट से गाना बोलते हैं, राइट? ताकि डायरेक्टली पेट से हो जाएगा तो गले पर जोर नहीं पड़ता है। अगर मैं उस जगह ज्यादा जोर लगा दूं, उस हारमोनियम को इतना पंप कर दूं कि उसमें बहुत ज्यादा जोर लग जाए, तो वो जो उसका सिस्टम है वो सिस्टम खराब हो जाए। तो दिस इज द मेन सिनेरियो कि आप जब पेट से गाते हैं तो आप ज्यादा देर तक गा सकते हैं, ज्यादा अच्छा गा सकते हैं, ज्यादा स्टेबल गा सकते हैं। ये मैंने समझा है और ये लिटरली लोगों को भी पता है जो लोग गाते हैं। तो जितने भी आजकल सिंगर्स आ रहे हैं, हम रियलिटी शोज वगैरह भी देखते हैं भैया, कई सारे लोग ना किसी को फॉलो कर रहे हैं, और जो कि गलत है, हर किसी का एक आइडल होता है। मैंने कई सारा देखा है कि ना लोग सामने वाले को इतना ज्यादा फॉलो कर लेते हैं कि वो अपनी आवाज भी उनकी तरह बनाने की कोशिश करते हैं और फेलियर की कगार पे जा रहे हैं वो। मैं इस बात को बोलना चाहता था, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। एक ना मैंने इंटरव्यू देखा था, लता मंगेशकर जी का इंटरव्यू था। उन्होंने उसमें एक बात बोली कि जब आप किसी की नकल करते हैं, अगर मैं एक हीरा ले रहा हूं डायमंड, और मैं उसकी कॉपी करता हूं, एक कॉपी बनाता हूं, तो उसको नकली कहा जाता है, नकली हीरा। नकल किया तो नकली हीरा। तो अगर आप किसी हीरे की, किसी बड़े सिंगर की नकल कर रहे हैं, तो आप हीरे नहीं हैं, आप नकली हीरे हैं, जिसकी कोई कीमत नहीं होती। ओरिजिनलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब तक ओरिजिनल नहीं है, जब तक आपके अंदर से ओरिजिनल चीज नहीं निकल आ रही है, मत बनिए ना डायमंड, पन्ना बन जाओ। खुद की वैल्यू तो है। सुनैला, आप बनना चाहते हो, पुखराज बन जाओ, मोती बन जाओ, जो भी बनना है, मत बनो, पत्थर बन जाओ, लेकिन पत्थर वो वाला बनो जिससे भगवान बनते हैं। क्या बात है। ओरिजिनल तो रहोगे और फिर वही हीरे आप पर चढ़ाए जाएंगे। जितने भी लोग गाते हैं या फिर एस्पायरिंग सिंगर्स हैं, वॉनबी सिंगर्स हैं, ये आपने बीच में एक जोनर की बात करी थी। फॉर एग्जाम्पल आपने ये बताया कि सबसे पहले ये देखो कि आपका जोनर कौन सा है। आपको भजन पसंद है, आपको बॉलीवुड पसंद है, या फिर इसमें मेलोडी या अलग अलग तरह की चीज़ें होती है। अगर कोई ऐसा हमारा व्यूअर है जो पॉडकास्ट कंज्यूम कर रहा है और उसको अपने जोनर में दिक्कत आ रही है, लेट्स से अगर किसी को भजन पसंद है और वो भजन करना चाहता है, लेकिन उसको सब लोग बोल रहे हैं बॉलीवुड, या फिर वो उसकी आवाज भजन के लायक नहीं है या फिर किसी और जोनर के लायक नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि वो वही करे, तो मॉड्यूलअप हो सकती है आवाज उस तरीके से? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। समझ सकते हैं उस चीज को, सुनने पर भी है ना सर। अगर मैं भजन सुन रहा हूं और भजन गा रहा हूं, उसके बाद में कोई बॉलीवुड गाना गाऊंगा, तो आपको उसमें भी भजन वाला ही फील आएगा। ओके। अगर आप भजन में इतने रम जाते हैं, और अगर आप बॉलीवुड गाते हैं, आप मेरे जैसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, दे आर इनटू बॉलीवुड इटसेल्फ, दे डोंट गो फॉर भजन एट ऑल। बट अगर उनके घर में कोई उनको कह देता है भजन गाओ, तो सबसे पहली बात वो भजन ऐसा उठाएंगे जो कहीं बॉलीवुड में हो, किसी बॉलीवुड पिक्चर का या कोई ऐसा भजन उठाएंगे, सो दैट उनकी आवाज उसके हिसाब से ठीक लगे। क्योंकि अगर वो जनरल भजन गाएंगे, उसमें भी वो बॉलीवुड टच लेकर आएंगे। तो सबसे पहले आपको खुद को समझना है कि आपको करना क्या है। जैसे मुझे समझ आ रहा है कि मेरी आवाज पर भजन अच्छा लग रहा है, सो आई विल गो फॉर भजन इटसेल्फ। दूसरी बात, मेरा इंटरेस्ट उसके अंदर होना चाहिए। तीसरी बात, इंटरेस्ट के साथ साथ वो दोनों चीजें जब हम कंपैटिबल होती हैं, जब दोनों चीजें एक साथ मिलती हैं, आपका सो व्हाट वी कॉल इट, जैसे हम भजन करना चाह रहे हैं, भजन सीखना चाह रहे हैं, आवाज भी अच्छी करना चाह रहे हैं, जब इन सबका कॉम्बिनेशन बनेगा, तो वो जो प्रोडक्ट निकल के आ रहा है वो कैसा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अब मैंने भजन करना, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैंने क्लासिकल भी सीख लिया, बॉलीवुड मेरा इंटरेस्ट है, लेकिन मेरे को रोजी रोटी भजन से आ रही है। मतलब मेरे को जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं या जो लोग मेरे को रीच कर रहे हैं, वो भजन के लिए कर रहे हैं। मैं वहां जाके गा भी रहा हूँ, कमर्शियलाइज तो कर लिया, लेकिन वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। राइट। वो आपको ब्रेड एंड बटर दे देगा,
but that will not let you achieve your dream project. क्योंकि रियलिटी में आप हो ही नहीं वो. तो सबसे पहले तो रियलिटी पे आना है. अगर मेरे को पता, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, आई डोंट गो फॉर बॉलीवुड. वी डू सूफी शो, सूफी में हम थोड़ा बहुत बॉलीवुड भी करते हैं, लेकिन अगर कोई मुझे पर्टिकुलरली कहता है जी किशोर कुमार नाइट करनी है एंड दे वांट टू बुक जेडी सूफी, तो जेडी सूफी से नो टू देम. ओके. बिकॉज वो मेरा जॉनर ही नहीं है. आई कैन नॉट डू दिस एंड इट्स इम्पॉसिबल. मतलब हम डेंटिस्ट के पास जाके हार्ट के सर्जन तो नहीं वो कर सकते ना, हार्ट की सर्जरी कर दो. और आप इसकी हर कोई ना अच्छी चीज़ों की बात करता है, सिंगिंग की, और इससे कमर्शियली इसको एज अ करियर लेने की. इसकी डार्क रियलिटीज क्या है, और आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहोगे कि जैसे हर करियर के से पहले ना क्वेश्चन मार्क होता है, करियर क्वेश्चन मार्क. सबको ये बनना है वो बनना है, लेकिन अंदर की कोर रियलिटी नहीं पता. उसको ये नहीं पता कि जेडी सूफी जी, उनको ये दिख रहा है कि वो बड़ी गाड़ी में आ जा रहे हैं, बाउंसर्स के साथ आ रहे हैं, इतने महंगे कपड़े, परफ्यूम्स, घड़ियां, रिंग्स वगैरह पहन रहे हैं. उनको ये नहीं पता कि वो स्ट्रगल किस लेवल की रही है उनकी, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, राइट. हर कोई अपनी नीचे जड़ से स्टार्ट करता है. तो आप जो वानाबी सिंगर्स हैं, उनका एक क्वेश्चन मार्क क्या डालना चाहोगे, इस करियर में किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है, और उसके लिए मेंटली या फिजिकली या फाइनेंशियली आपको प्रिपेयर रहना होगा. अगर आप बात करते हैं, सबसे पहले आपको बताया कि आपको सीखना जरूरी है, समझना जरूरी है, एक गुरु होना जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है, रियाज करना जरूरी है. अब जब आप कमर्शियलाइज करने लगते हैं तो सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है कि आप उसको सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचाएंगे भी. हमने भी पहुंचाया. जब स्ट्रगल स्टार्ट किया तो लोगों तक पहुंचे कि हमें सुनो, समझो, एंड इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर अस देन गिव इट टू अस. किसी ने सपोर्ट नहीं किया, लिटरली. ऑब्वियस ही बात है, कोई नहीं करता. शुरुआत में कोई आता है तो वो कहते हैं कि मतलब ऑब्वियस ही बात है, सोसाइटी आपको इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती है. जब मैं बता रहा हूँ कि हम म्यूजिक करना चाह रहे हैं, जब आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो फिर आपकी सोसाइटी आपको कैसे सपोर्ट कर सकती है, राइट. बट हाँ, धीरे धीरे हम उसको कमर्शलाइज कर सकते हैं. हम अपनी एल्बम्स निकाल सकते हैं, रिकॉर्डिंग्स कर सकते हैं, वीडियोग्राफी करा सकते हैं, बढ़िया वीडियोस बना के वी कैन आइदर पोस्ट इट ऑन इंस्टाग्राम, अपने यूट्यूब चैनल पे, या कुछ ऑलरेडी जो मीडिया हाउसेस हैं, बढ़िया चैनल्स हैं, लाइक बिग चैनल जैसे हमने किया टी सीरीज एंड ऑल, राइट. यू कैन गो टू डिफरेंट डिवोशनल चैनल्स लाइक MH1 श्रद्धा, साधना एंड ऑल, राइट. दे आर वेरी बिग चैनल्स and you can go to them. Divya channel. I actually started my this on Divya channel, and I came on MH1 Shraddha channel also. And अभी भी regularly मेरे भजन MH1 श्रद्धा, दिव्या, इन सब पे आते हैं, and that's a blessing for me actually. वो भी commercialize किया शुरुआत में. मतलब इतना इनकम नहीं था जितना मैंने स्पेंड किया. Okay. At that moment महीने का 50,000 1 लाख रुपए सिर्फ चैनल्स को जा रहे हैं just to promote us. एंड वो तब जब हमारी इनकम कुछ है ही नहीं, मतलब इट वॉज नथिंग. तो इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा. अगर आपको कोई भी बिल्डिंग बनानी तो बेस तो बनाना पड़ता है ना, तो वो बेस बनाने के लिए आपको काम करना पड़ता है. तो कमर्शलाइज आपको करना है, पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा. अब फाइनेंशियली अगर आप इतने स्टेबल नहीं हैं, फिर आपको कॉम्पिटिशन्स में जाना चाहिए. वही, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स में कई जगह ये ऑफर भी होता है कि आप अगर आप वो कंपटीशन जीतते हैं तो वो आपकी एल्बम निकालते हैं, या फिर आपको प्रमोट करते हैं, या फिर आपको शोज देते हैं. तो वो सबसे बड़ा सिस्टम है. और अधिकतर मैंने ना काफी लोगों की, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कई लोगों की स्टोरी ना, उनका करियर वहां पे जाके रुक जाता है. करियर सिंगर एज अ करियर चूज किया, उसके बाद उन्होंने एक बैंड बनाया, बैंड के बाद वो कैफेज में हर जगह परफॉर्म करे. ऑल्दो आई सी दिस थिंग, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है एक बैंड का पार्ट होना. मेरे लिए बहुत नोबल प्रोफेशन है, मेरी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ. मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं और बहुत फन लाइफ है उनकी. लेकिन ना कुछ लोगों के लिए ना बैंड वाली चीज़ एक तरह की सिर्फ रोजी रोटी कहते हैं ना, कमर्शियल थिंग, वो अटके हुए हैं उसमें. मैंने क्या बोला, वो ब्रेड एंड बटर है. इट विल नॉट गिव यू सक्सेस. अगर सक्सेसफुल होना है, जैसे अब मैं बता रहा हूँ, आई डू सूफी, वी डू सूफी, but we do Sufi shows in private gigs itself. I never performed in any cafe or anything. Okay. We will perform. जो भी top notch cafes हैं, right? We'll definitely perform there. क्योंकि वहाँ पर इस तरीके की audience है that we can get some good amount of work from there. And it's not even about the work, it's about the opportunities. Because the people who are coming there,
उनके पास वो पोटेंशियल है कि वो हमारे साथ उस चीज को कर सकें. I never performed in any sort of small cafes with 2-3 people, which we call it duo, trio, and anything. Okay. People are doing it well and good. अच्छी बात है वो कर रहे हैं. और देखो ऑब्वियसली बात है, everybody have their own responsibilities. हमें नहीं पता उनके घर में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके पास, और कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, खासतौर से म्यूजिक में. अच्छा, कुछ लोग मुझे बोलते हैं जी आप उस सिंगर से बहुत अच्छा गाते हो और आप ऐसा करते हो, आप तो उससे ज़्यादा सुंदर थे. मैं कह जी ऐसा है, हर फूल की अलग खुशबू होती है और सारे फूल हैं. फर्क सिर्फ इतना होता है, कोई फूल लिली है, कोई गुलाब है, कोई गेंदा है, सबके पास अलग अलग क्वालिटीज हैं, राइट, अलग अलग प्राइजेस हैं, राइट. एंड डिमांड पर डिपेंड करता है. जिस फूल की जितनी डिमांड है उसका प्राइस इतना ज्यादा होता है. तो आप इनडायरेक्टली ये बोल सकते हो कि अगर आपके पास कोई इतना मैसिव कोई फाइनेंशियल लोड नहीं है, तो आप अपनी इस पोस्ट को, अपने इस करियर को बहुत अच्छी जगह पे और लेविश जगह पे परफॉर्म करो, सो दैट जो रेयर अवेलेबल होगा उसकी प्राइसिंग या फिर टैग ज्यादा अच्छा होगा. टैग भी ज्यादा अच्छा होगा. मैं एक और चीज बता रहा था, देखो आपके स्टैंडर्ड्स होना बहुत जरूरी है. आई हैव सीन सो मेनी पीपल जिन्होंने कभी लाइफ में स्टैंडर्ड ही नहीं रखा. अच्छा नाम होने के बावजूद भी आज भी मैं कुछ लोगों का नाम नहीं ले सकता, मेरे कॉम्पिटिटर्स भी नहीं बोलता उनको, आई एम सो सॉरी, बिकॉज दे आर नॉट कॉम्पिटिटर्स. वो कई जगह 1.5 लाख भी ले रहे हैं और कई जगह 30-40 हज़ार में भी जा रहे हैं, कई जगह 2 लाख ले रहे हैं तो कई जगह 50 हज़ार में भी जा रहे हैं. एंड वो जहाँ 50 हज़ार में जा रहे हैं, अगर वो इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो उनका खास है, वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जेडी सूफी को ना कर ले. वो क्या जेडी सूफी इज टेकिंग 1 लाख, विल डू इट इन 50,000. और मैं हाथ जोड़ता हूँ, धन्यवाद करता हूँ लोगों का जो मेरे को compete करते हैं, और मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू देम बिकॉज competition actually gives you inspiration. And I have standards, so I'll go with my standards itself. हम लिटरली बहुत ही, वैसे तो हम बहुत नॉमिनल वो करते हैं, चार्ज करते हैं, लेकिन हाँ ऑब्वियसली बात है लोगों से ज़्यादा करते हैं. बिकॉज मैं हमेशा अपने सभी क्लाइंट्स को बोलता हूँ, वी डोंट कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी, दैट्स व्हाई वी डोंट कॉम्प्रोमाइज विद मनी. If a person is giving you quality, that obviously he'll charge you that much, right? अच्छा, हमारे पास ये प्रॉब्लम भी आती है. मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, क्योंकि आजकल जस्ट डायल और गूगल और बहुत सारी चीज़ों का ज़माना है. कई लोग बोलते हैं जी आपने इतनी पेमेंट रखी हुई है, लोग आते हैं, आपके जो बहुत और चीज़ें हैं और लोग हैं वो तो इतने में आ जाते हैं, वो तो इतने में आ जाते हैं. तो मैं उनको कहता हूँ जी ऐसे तो पेट आलू और पनीर दोनों से भरता है, तो आप पनीर खाना चाहते तो पनीर का पैसा देना पड़ेगा, और आलू खाना चाहते तो आप खा सकते हैं. इट्स ओके, राइट. तो बात इतनी सी है, आपको अपने स्टैंडर्ड्स बनाना बहुत जरूरी है. अगर आप सिंगर बन रहे हैं, आप अपने आप को कमर्शियलाइज भी कर रहे हैं, तो एक स्टैंडर्ड के साथ कमर्शियलाइज कीजिए मेरे हिसाब से. ओके. अगर कोई मेरे पास आता है और मुझसे गाइडेंस लेता है कि मेरे को अपनी लाइफ में किस तरीके से वो करना चाहिए, तो मैं उसको बोलूंगा कि स्टैंडर्ड के साथ. तो मतलब फाइनली अकॉर्डिंग टू यू, सिंगर एज अ प्रोफेशन बहुत अच्छी चीज है अगर इसको दिमाग और दिल के साथ किया जाए. एग्जैक्टली. तो आपको ये बहुत अच्छा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड दे सकता है. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो देगा ही देगा, साथ ही साथ आपको एक अलग ही जोन में ले जाएगा, आध्यात्म से भी जोड़ेगा और प्रैक्टिकली आपको दुनिया के सारे लग्जरीज भी देगा. एट ए टाइम आप एक फकीर भी हो और वो फकीर हो जो सोने का चोला पहनता है. राइट. इंटरनली आपको डाउन टू अर्थ भी रखेगा बिकॉज यू इनटू म्यूजिक. आप माँ सरस्वती के उपासक हैं, तो आप डाउन टू अर्थ भी रहते हैं, लेकिन साथ साथ अपनी लाविश लाइफ के साथ अपनी चीज को जी भी सकते हैं, खुश भी रह सकते हैं, लोगों को दिखा भी सकते हैं हाँ वी अचीव समथिंग. तो जेडी भैया आपसे इतनी सारी बात कर ली, अब काफी सारे लोग वेट कर रहे होंगे इस क्वेश्चन का, और सबके लिए मेरे हिसाब से अलग तरह का आंसर है इसका. जेडी भैया के लिए, आपके लिए संगीत क्या है? व्हाट इज म्यूजिक? देखो मैं 2 चीजें कहूंगा. पहला, जब आप बात करते हैं म्यूजिक, तो म्यूजिक और मैजिक इन दोनों की स्पेलिंग में ज्यादा फर्क नहीं होता. वो इसलिए नहीं होता क्योंकि म्यूजिक इज वेरी मैजिकल. म्यूजिक कैन हील यू. म्यूजिक, जब आप डिप्रेशन में हैं, जब आप किसी भी चीज के बारे में सोच रहे हैं, आप अच्छा सा गाना सुन लीजिए, भजन कर लीजिए, भजन सुन लीजिए, तो आपके जीवन में अपने आप ही खुशहाली आ जाती है. चाहे कुछ पल के लिए, लेकिन आप अपनी उस चीज को भूल जाते हैं
और प्रभु के भक्ति में लीन हो जाते हैं। और जब आप बात करते हैं म्यूज़िक की इन द टर्म्स कि मैं म्यूज़िक को कैसे समझता हूँ, तो म्यूज़िक आध्यात्म है, म्यूज़िक भक्ति है, म्यूज़िक प्रेम है, और म्यूज़िक वो मांझा है जो आपकी पतंग रूपी आत्मा को भगवान तक, प्रभु तक पहुंचाने की ताकत रखता है। क्योंकि खुद तो ये आत्मा प्रभु तक नहीं पहुंच सकती बिना मांझे के, तो म्यूजिक वो मांझा है सर। अमेजिंग। बहुत फर्स्ट टाइम मैंने डिफरेंट पॉडकास्ट किया अपार्ट फ्रॉम अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल। थैंक यू सो मच अपना इतना प्रीशियस टाइम देने के लिए। मेरे को व्यूअर्स का नहीं पता, मेरे को ये नहीं पता कितने व्यूज आएंगे, क्या आएंगे, बट लिटरली मैंने और मेरी टीम ने आज जो एंजॉय किया ना आपके साथ ये पॉडकास्ट, सो थैंक्स वंस अगेन फॉर कमिंग। Thank you very much for calling me here and for giving me this chance to be there with your audience. And I thank all the audience of Shivam Agarwal कि आप यहाँ पर हैं और आप बहुत अच्छी जगह हैं, वेरी नॉलेजेबल। और मैं ऑनलाइन ये एक बात कह रहा हूँ और ऑफलाइन भी मैं बहुत बार समझा हूँ, ही इज़ अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन। अच्छा, एक चीज और, अभी ये पॉडकास्ट एंड नहीं करेंगे। एक मेरा ऑल टाइम फेवरेट जिसकी वजह से मैं आपसे जुड़ पाया, मुझे मौका मिला, एक बार खाटू वाले का जयकारा लगा के एक बार 2 लाइन सिर्फ मेरे लिए। बोले श्याम प्यारे की। श्याम रूप कलयुग में कृष्ण मुरारी का, क्या कहना मेरे बाबा लखदातारी का। श्याम रूप कलयुग में कृष्ण मुरारी का, क्या कहना मेरे बाबा लखदातारी का। शीश पे मुकुट नैन कजरारे, जो कोई आए इन्हें निहारे। शीश पे मुकुट नैन कजरारे, जो कोई आए इन्हें निहारे। गजब नजारा इनकी सूरत प्यारी का, क्या कहना मेरे बाबा लखदातारी का। बोले श्याम प्यारे की जय।